एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 651 केबिन में वापस हिसाब किताब शुरू होता है। कुछ ही समय बाद आमंत्रित दिव्य आत्मा का आगमन हुआ। वे कोई और नहीं बल्कि लिटिल बा के पूर्व स्वामी दादा हुआनफू थे। दादा हुआनफू एक विद्रोही साधक थे जो 5 महान महापरिवारों से स्वतंत्र थे। इसकी खेती पहले ही जड़ी बूटी की कटाई के चरण तक पहुंच चुकी थी। शुरू में प्रभारी लोग लाइव प्रसारण में अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए एक अलौकिक प्राणी को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उनके परिचित कई अलौकिक प्राणियों ने इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें सार्वजनिक नज़रों में रहना पसंद नहीं था। दादा हुआनफू अलग थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे एक लाइव सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ड्रैगन देश का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके छोटे बेटे बा, उनके दामाद सू चेन और उनकी बहन लिन वानेक्सू थे। उन्हें लगा कि तीसरे ससुर होने के नाते उन्हें आमंत्रित किए जाने और सभी के सवालों का जवाब देने के लिए वे पूरी तरह से योग्य थे। सभी को नमस्कार, मैं हुआनफू क्वान हूँ। आप मुझे दादा हुआनफू कह सकते हैं। मैं एक अलौकिक प्राणी हूँ और मेरी साधना जड़ी बूटी संग्रहण स्तर पर है। मुझे लगता है कि हर कोई पारलौकिक क्षेत्र में साधना के चरणों के बारे में बहुत उत्सुक है। हुआनफू क्वान ने दर्शकों को पारलौकिक स्तर की साधना के विभिन्न चरणों के बारे में समझाना शुरू किया। समझाने के बाद नेटिजन्स के सवालों को देखकर उन्होंने आगे कहा, भेड़िया राजा धुंध क्षेत्र के अंतिम चरण में है, छोटा भेड़िया धुंध क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है, छोटे भेड़िए पर हमला करने वाला विशाल गैंडा धुंध क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में है, कवचधारी जानवर धुंध क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में है और 2 सिर वाला सांप धुंध क्षेत्र के अंतिम चरण में है। हुआनफू क्वान के स्पष्टीकरण से नेटिजन्स बहुत आश्चर्यचकित हुए। एक अकेला 2 सिर वाला सांप भेड़ियों के राजा का मुकाबला कर सकता था। बाकी सब लोग लिटिल वुल्फ से ज्यादा ताकतवर थे। तो क्या सू चेन का लिन वानेक्सू, लिटिल बा और वुल्फ किंग को वापस लाना भेड़ों को बाघ की गुफा में ले जाने जैसा नहीं था? मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या कोई कृपया सू चेन को बता सकता है कि वह अभी वापस न लौटे? दोबारा हत्या करने से पहले धुंध के उन्नत चरण तक पहुंचने का इंतजार करो। महान बाज की भूमि से आया जेरोम तो बहुत ही दुष्ट है। उसने इतने सारे राक्षसी जानवरों को आपस में लड़ने के लिए लुभाने के लिए ऐसा फूल बनाया। कितना घिनौना! मैं उसे अपनी आंखों से मार डालना चाहता हूँ। ग्रेट ईगल कंट्री का एक यूजर, हाँ, आपके ड्रैगन कंट्री ने इस हफ्ते का अपना कम्युनिकेशन कोटा पहले ही खत्म कर दिया है, इसलिए सू चेन को वापस मरने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि मरने वाले प्रतिभागी को क्या सजा मिलेगी। मुझे ये जानने का बेसब्री से इंतजार है। धिक्कार है, दफा हो जाओ। सू चेन के तीसरे ससुर के रूप में हुआनफू क्वान ने ग्रेट ईगल कंट्री के नेटिजन की टिप्पणी देखकर तुरंत नाराजगी जताई और कहा, युवा मित्र, क्या आपको सू चेन की साधना के बारे में कोई गलतफहमी है? हालांकि सू चेन ने अभी अभी मिस्ट के पहले चरण में प्रवेश किया है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति मिस्ट के उन्नत चरण में मौजूद राक्षसी जानवरों को आसानी से हराने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जैसे ही ये बातें फैलीं, ड्रैगन की धरती के नेटिजन्स तुरंत उत्साहित हो गए और ग्रेट ईगल की धरती के नेटिजन्स पर पलटवार करते हुए उन्हें अपमानित करने लगे। ग्रेट ईगल कंट्री यूजर, हे, आपका मतलब है कि सू चेन की युद्ध शक्ति आसानी से मिस्ट के अंतिम चरण में मौजूद लोगों को हरा सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ड्रैगन कंट्री उपयोगकर्ता, अगर आपको यकीन नहीं है तो यहीं रुकिए और तमाशा देखिए। फिर हम देखेंगे कि किस पक्ष का कौन सा प्रतिभागी पीट पीट कर मर जाता है। आज आपके महान ईगल देश के प्रतिभागियों में से एक को मरना होगा। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच झड़पें जारी रहीं। असीम पर्वत श्रृंखला में वुल्फ किंग की मानसिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। फिर उनके चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और उन्होंने मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके सू चेन के साथ संवाद किया। सू चेन ने अपनी संचारित मानसिक ऊर्जा से खंडित शब्द ग्रहण किए, जिनका मूल रूप से अर्थ ये था, छोटा भेड़िया घेराबंदी में है, तुरंत वापस आओ। सू चेन ने कहा। हालांकि वह लकड़ी के घर की स्थिति से अनभिज्ञ था, लेकिन भेड़िया राजा को यह संदेश मिलना इस बात का संकेत था कि छोटे भेड़िए को ऐसी खबर उसे पहुंचाने के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा होगा। अन्यथा भेड़ियों के राजा को चेतावनी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि उन प्रतिभागियों ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण ऐसी घटना घटी जिसमें अर्ली मिस्ट स्टेज के लिटिल वुल्फ्स के एक समूह को घेर लिया गया था। 40 मिनट बाद वुल्फ किंग सू चेन और अन्य लोगों को लकड़ी के घर में ले गया। भेड़ियों के राजा के लौटते ही उसने देखा कि उसके छोटे भेड़िए जमीन पर पड़े हैं, पिटाई से खून से लथपथ हैं और केवल 3 सबसे मजबूत छोटे भेड़िए लकड़ी के घर के किनारे की रखवाली कर रहे हैं, जो उनके पीछे खड़े विशाल गैंडे, कवचधारी जानवर और 2 सिर वाले सर्प को गुस्से से घूर रहे हैं। राक्षसी जीव मानव भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन वे मानसिक ऊर्जा के माध्यम से संवाद कर सकते हैं।
दो सिर वाले सर्प और उसके साथियों ने बुरी तरह घायल भेड़िए के बच्चों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वे भेड़िए के राजा को पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहते थे। वे बस भेड़िए के राजा की अनुपस्थिति में पंचरंजित बैंगनी मोती का फूल हथियाना चाहते थे। आखिरकार अगर उन छोटे भेड़ियों को सचमुच मार दिया जाता और भेड़ियों का राजा भयंकर बदला लेता तो वे इसे सहन नहीं कर पाते। इस क्षेत्र में कोहरे के अंतिम चरण के जानवरों में वुल्फ किंग एक अत्यंत दुर्जय चरित्र था। यदि इस पंचरंजित बैंगनी मोती के फूल का अपार आकर्षण न होता जो अपनी संतान के प्रजनन से जुड़ा हुआ था, तो वे इस फूल के लिए भेड़िया राजा के साथ आसानी से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते। गरज, एक बेहद भयावह और विनाशकारी भेड़िए की दहाड़ गूंजी जिसने अंतिम कोहरे वाले चरण की भव्य आभा को सीधे चूर चूर कर दिया। उसी समय वुल्फ किंग ने सू चेन, लिनवानिक्सू और लिटिल बा को हराने के बाद तोप के गोले की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी आकृति को चांदी सफेद प्रकाश की किरण में परिवर्तित कर बख्तरबंद जानवर और विशाल गैंडे की ओर धावा बोल दिया। विशाल गैंडा और कवचधारी जानवर उनका मुकाबला नहीं कर सके। भेड़ियों के राजा ने उन्हें सीधे लड़ाई से बाहर कर दिया। वे खून थूकते हुए मौके पर ही मर गए। भेड़ियों का राजा छोटे भेड़ियों के सामने खड़ा था और दो सिर वाले सर्प को गुस्से से घूर रहा था जो कोहरे की अंतिम अवस्था में था। दो राजा स्तरीय राक्षसी जानवर दहाड़े और एक दूसरे से संवाद किया, फिर सीधे एक दूसरे पर झपटे और लड़ने लगे। कोहरे के अंतिम चरण की युद्ध शक्ति इतनी भयावह थी कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता था। केवल प्रकाश के दो पिंड आपस में टकरा रहे थे जिनके झटकों ने आसपास की झाड़ियों और पेड़ों को उड़ा दिया। एक ऊंचे स्थान से जेरोम ने अपनी दूरबीन से उस दृश्य को देखा। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। बहुत बढ़िया, वुल्फ किंग और सू चेन दोनों वापस आ गए हैं। तो क्या हुआ अगर सू चेन ने पारलौकिक स्तर प्राप्त कर लिया है? वह तो अभी धुंध के शुरुआती चरण में ही है। राक्षसी जानवरों के बीच होने वाली इस लड़ाई में उसकी मौत अवश्य होगी। पिफांग, अब तुम्हारी बारी है। जेरोम ने दूरबीन नीचे रख दी और पिफांग की ओर मुड़ा। कैसे? पिफांग ने पूछा। स्थिति एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई थी और पिफांग भी बहुत उत्साहित थी। अब जबकि दो राजा स्तरीय दानव जानवर लड़ रहे हैं, बाकी छोटे दानव जानवर पूरी तरह से व्यस्त हैं। मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छे हत्यारे हो। जाओ और लिनवानिक्सू की हत्या करो। सू चेन हमारा है। पिफांग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, 55। कोई छुट्टा नहीं। ठीक है। जेरोम सहमत हो गया। पिफांग ने सावधानीपूर्वक अपने आदमियों को लिनवानिक्सू के काफी करीब एक ऊंची जगह पर ले जाकर उनकी पहचान छिपाने की कोशिश की, फिर अपने पीछे से अपना ग्रैंड मास्टर ग्रेड खजाना निकाला, क्रिसेंट बो और स्टार चेजिंग एरो। हत्याओं के मामले में वह ये कहने का साहस रखता था कि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके धनुष में 10 गुना आवर्धन क्षमता वाला एक अंतर्निर्मित दूरबीननुमा दृश्य था जिससे वह 1000 मीटर दूर से भी दुश्मनों को मार गिरा सकता था। बिना मानसिक ऊर्जा खर्च किए भी वह व्यूफाइंडर के माध्यम से लिनवानिक्सू को देख सकता था। उसने निशाना साधा, धनुष की डोरी को पूरी तरह खींचा और तीर छोड़ दिया। शॉट लगने के बाद पिफांग को परिणाम की परवाह नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि वह लक्ष्य को भेदने वाला है और एक बार जब गोला गिरता तो उसकी स्थिति अनिवार्य रूप से उजागर हो जाती। इसलिए गोली चलाने के बाद उसने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया और तेजी से भाग गया, सू चेन द्वारा पकड़े जाने और फिर मारे जाने से बचने के लिए। उसके पास जेरोम का विजयी कार्ड नहीं था और वह सू चेन का सीधे सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था जो पहले ही पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। छोटी बहन के शब्द। अगला अध्याय हिसाब किताब का है। आज शरद ऋतु का त्योहार है, इसलिए छोटी बहन 2 अपडेट पोस्ट करेगी। कल हम 3 अपडेट पोस्ट करेंगे। छोटी बहन सभी भाइयों को शरद ऋतु के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती है, उनके जीवन में सफलता की कामना करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और उन्हें भरपूर धन संपत्ति प्राप्त हो। कृपया पुरस्कार दें। टिल्ड। अध्याय 652, महान हिसाब किताब। स्टार चेजिंग एरो के लिनवानिक्सू के पास पहुंचने से पहले ही सू चेन ने एरो की आभा को हवा में महसूस कर लिया था। उसे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने सीधे अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए क्लियर स्काई हैमर प्रकट किया और एक ही प्रहार में स्टार चेजिंग एरो को जमीन पर चूर चूर कर दिया। साथ ही मैं बहुत गुस्से में था। ये तीर स्पष्ट रूप से उसकी पत्नी के लिए था। अगर वे उसे मारने की हिम्मत करते हैं तो वे जीवन से तंग आ चुके होंगे। तुरंत ही उनकी अपार आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। पल भर में ही उसने भाग रहे 3 लोगों को पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चांदी की जंजीरों में प्रकट करते हुए भगोड़े बिफांग और उसके 2 साथियों को तुरंत स्थिर कर दिया। बिफांग और बाकी दोनों लोग आश्चर्यचकित रह गए, विशेष रूप से बिफांग जो पहले से ही सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर स्तर पर था। हालांकि उन्हें फंसाने वाली कोई प्रत्यक्ष चीज दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर को जकड़े हुए थी, उन्हें भागने से रोक रही थी और यहाँ तक कि उन्हें वापस खींच रही थी। बिफांग ने हो रही घटनाओं को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। उस डर ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि वह लगभग मौके पर ही मर गया। उसने क्या देखा?
चावल के कटोरे जितनी मोटी चांदी की जंजीरों ने उसे और उसके 2 साथियों को बांध रखा था। और ये जंजीरें वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रकट की गई थीं। यह आध्यात्मिक शक्ति सचमुच भयावह थी, कल्पना से परे। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसे जंजीरों द्वारा पीछे की ओर खींच लिया गया, और वह लगातार बेहद तेज गति से पीछे की ओर बढ़ता गया, मानो किसी ने 5.0 गुना रिवाइंड बटन दबा दिया हो। अगले ही पल वह और उसके साथी सू चेन के सामने आ गिरे। जब लिन वानिक्सू ने अचानक प्रकट हुए तीनों लोगों को देखा तो उसने तुरंत उन्हें भेड़ियों के देश से आए हुए लोगों के रूप में पहचान लिया। उसने तुरंत सू चेन से कहा, पतिदेव, इन्हें मार डालो। हालांकि उसे नहीं पता था कि वे तीनों अचानक वहां कैसे आ गए, लेकिन यह निश्चित था कि वे स्वेच्छा से घुटने टेककर अपनी गलतियों को स्वीकार करने नहीं आए थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसके बारे में उसे पता नहीं था, लेकिन उसके पति को पता चल गया था, और फिर उन्हें उसके पति ने पकड़ लिया। सू चेन ने एक उंगली भी नहीं हिलाई। उसने सीधे अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और उसे एक विशाल पर्वत के रूप में प्रकट किया जो बिफांग पर जोरदार प्रहार करते हुए टूट पड़ा। बिफांग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तुच्छ शक्ति सू चेन के सामने एक विशाल पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही चींटी के समान थी। उसके पास कोई मौका नहीं था। जिन लोगों ने उसकी पत्नी की हत्या करने का साहस किया, उनके लिए केवल एक ही परिणाम था, मृत्यु। इससे पहले कि बिफांग सहायता बटन दबा पाता, उसकी आध्यात्मिक शक्ति चूर चूर हो गई और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मर गया। अन्य 2 सहकर्मी इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत अपने सहायता बटन दबा दिए। वुल्फ कंट्री का लाइव स्ट्रीम धमाकेदार रहा। वो मर गया। बिफांग मर गया। धिक्कार है बिफांग, वो बेवकूफ़। मैंने उसे बहुत पहले ही मना कर दिया था कि चीलों के देश के उन जाहिलों का पीछा न करे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो, बिफांग 600 प्रतियोगियों में मरने वाला पहला व्यक्ति बन गया। मुझे नहीं पता हमारे भेड़ियों के देश में क्या भयानक चीजें होंगी। मुझे लग रहा है कि ऊंची जगहें भी सुरक्षित नहीं हैं। पिताजी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। सू चेन बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा, और फिर भी बिफांग को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। एक विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि यह आध्यात्मिक शक्ति से शत्रुओं को नष्ट करना है। मैं अभी अभी ड्रैगन कंट्री के लाइव स्ट्रीम से लौटा हूँ। एक प्रतिभाशाली स्ट्रीमर इसे समझा रहा है। सू चेन की आध्यात्मिक शक्ति वाकई भयानक है। अगर बाकी दोनों प्रतियोगियों ने समय पर मदद नहीं मांगी होती तो वे भी सू चेन की आध्यात्मिक शक्ति के हाथों तुरंत मर जाते। सू चेन हद से ज्यादा अहंकारी है। हमारे वुल्फ कंट्री के किसी व्यक्ति को मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संकट पैदा होने का डर नहीं है? ऊपर वाले, तुम कहाँ से आए? धिक्कार है। बिफांग और बाकी लोगों ने सू चेन को जान से मारने की कोशिश की थी। अब जब उन्होंने अपना बदला ले लिया है तो मैं बस यही कह सकता हूं कि वे इसके हकदार थे। अरे यार, बहस बंद करो। सुनामी आ गई है। धिक्कार है। हमारे भेड़ियों के देश का इलाका इतना छोटा है और समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है। हम इस सुनामी से कैसे बचेंगे? जल्दी करो और अपनी जान बचाकर भागो। मैंने सुना है कि सुनामी में राक्षसी जानवर प्रकट हुए थे। क्या? मार्शल आर्टिस्ट कहाँ हैं? मार्शल आर्टिस्ट कहाँ हैं? मार्शल आर्टिस्ट, जल्दी जाओ और उन्हें काबू में करो। क्या शाही परिवार ने इस बारे में कुछ कहा है? शाही परिवार बहुत समय पहले विदेश में छुट्टियां मनाने गया था। पिछली बार जब सर्प प्रलय आया था तब वे भाग गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें इस युग के अनुरूप ढलना होगा और सुनामी से निकलने वाले राक्षसी जीवों से स्वयं लड़ना होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, प्रकृति का नियम, उनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहावत भाड़ में जाए। वे भेड़ियों की भूमि में रहकर उन राक्षसी दरिंदों का स्वयं सामना क्यों नहीं कर लेते? धिक्कार है। मैं जेलान को अभी मार डालना चाहता हूँ, और उस अधिकारी को भी जिसने बिफांग के जेलान के साथ सहयोग का समर्थन किया। मैं उनके पूर्वजों की कब्र खोदना चाहता हूँ। बहुत बातें हो गईं, अपनी जान बचाने के लिए भागना ज्यादा जरूरी है। हुआ कंट्री का लाइव स्ट्रीम एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो गया। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। भेड़ियों की भूमि पर सुनामी आ गई है और राक्षसी जानवर समुद्र से निकल आए हैं। दुनिया पूरी तरह बदल गई है। ये क्या हो रहा है? एक प्रतियोगी की मृत्यु का नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक है। वो बेवकूफ़ शनक्यू की चीज़ों हमें मरवा देगा। हमारा देश हुआ भेड़ियों के देश से भी छोटा है। अगर सुनामी आ गई तो हम खत्म हो जाएंगे। आइए ड्रैगन देश के पापा सू चेन से विनती करें कि वे शनक्यू के चीज़ों की जान बख्श दें, उसे न मारें। ठीक है, चलो चलें। ड्रैगन कंट्री का लाइव स्ट्रीम। क्या संतुष्टि मिली। बिफांग को मार डाला। उस धूर्त बिफांग ने हमारी भाभी को तीर कमान से मारने की कोशिश की थी। अब तुम्हारी मौत ही तुम्हारा अंत है। हिसाब किताब का समय शुरू हो गया है। उनमें से किसी को भी भागने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।
ड्रैगन की धरती के पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हमारे प्रतियोगियों को जाने दें। हम व्यक्तिगत रूप से सिस्टर जिएई को फादर सू चेन की सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत करने के लिए समर्पित करने को तैयार हैं। जी हाँ, जी हाँ। हम अधिकारियों से शनक्यू किचिजो से संपर्क करवाएंगे और उसे सू चेन का सबसे वफादार कुत्ता बना देंगे। सारे गंदे, थकाने वाले और खतरनाक काम शनक्यू किचिजो को सौंप दिए जाएंगे। कृपया पापा सू चेन, शनक्यू किचिजो को मत मारिए। ड्रैगन कंट्री के इंटरनेट उपयोगकर्ता, पहले क्या कर रहे थे? अब भीख मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल सही, हमारे देवता सू की पत्नी है तो वह सिस्टर जिएई को क्यों चाहेंगे? हमारे भगवान सू के पास भाई वुल्फ है तो वह शनक्यू किची जो भी हो जैसे कुत्ते को क्यों चाहेंगे? ईगल के महान देश से इंटरनेट उपयोगकर्ता पहुंचे। यदि तुमने जेलांग, मीगे या शिवली सारेस में से किसी को भी मारने की हिम्मत की तो हमारा महान ईगल देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कृपया हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित न करें। बिल्कुल, ड्रैगन कंट्री के इंटरनेट उपयोगकर्ता, धमकी। अब भी हमें धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? हा, वुलियांग पर्वत श्रृंखला के भीतर सू चेन द्वारा बिफान को मारने के बाद यांत्रिक जानवरों के संचालकों ने बिफान के अन्य 2 साथियों को अपने साथ ले गए क्योंकि उन्होंने मदद के लिए पुकार लगाई थी। सू चेन को पता था कि आसपास अन्य देशों के लोग जरूर होंगे। इसमें सिर्फ वुल्फ कंट्री के प्रतियोगी ही नहीं हो सकते थे। तुरंत ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। जेलान के 3 लोगों के समूह को उस समय कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ जब उन्होंने देखा कि बिफान को एक रहस्यमय शक्ति द्वारा सू चेन की ओर खींचा जा रहा है और वे भागने की तैयारी कर रहे थे लेकिन अभी तक मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर हिल नहीं सकते। यह अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भी निशाना बनाया गया है। अंकल जेलान, क्या हमें मदद मांगनी चाहिए? मीगे ने दृढ़ता से पूछा। जब मैं सवाल पूछ रहा था तो मैं सहायता बटन दबाने ही वाला था, लेकिन अध्याय 653, मारो मारो मारो। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। ठीक उसी क्षण उसका सिर सचमुच फट गया। हालांकि उसका शरीर नहीं फटा लेकिन उसका सिर गायब हो गया और वह पूरी तरह से मर गया। जेलांग और शुली ने यह दृश्य देखा और बिना सोचे समझे तुरंत अलर्ट बटन दबा दिया। जेलांग थोड़ी देर और टिके रहना चाहता था लेकिन हालात बेहद भयावह थे। उसे नहीं पता था कि यह सू चेन की शक्ति के कारण था या सू चेन और वुल्फ किंग ने बाहर से महाशक्तिशाली विशेषज्ञों को बुलाया था। संक्षेप में, उस क्षण उसकी टीम हार चुकी थी। वे पूरी तरह हार गए थे। हालांकि आपातकालीन बटन दबाने के बाद यांत्रिक जानवर के संचालक के पहुंचने से पहले ही सू चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक तलवार बनाई और सीधे जेलांग की बाईं भुजा को काट दिया। आह! जेलांग दर्द से चिल्लाया, भगवान मुझे बचा लो। ऑपरेटर ने तुरंत जेलांग और शुली को ऊर्जा से घेर लिया, फिर सू चेन की ओर देखा। उसके नकाबपोश चेहरे में हल्की सी हलचल हुई और उसकी खुली आंखों में क्षणिक आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। क्योंकि जब जेलिंग और अन्य लोगों ने अलर्ट बटन दबाया तो उसने तुरंत जेलिंग, शुली और अन्य लोगों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से घेर लिया। इसका उद्देश्य उन्हें खतरे से बचाना था। हालांकि इन परिस्थितियों में भी सू चेन की आध्यात्मिक शक्ति ने जेलांग की एक भुजा को काट डालने में कामयाबी हासिल की। इससे ये संकेत मिलता है कि सू चेन की आध्यात्मिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से भी कहीं अधिक भयानक थी। अगर उसने सचमुच कोई कदम उठाया भी तो उसे यकीन नहीं था कि वह जेलांग, शुली और अन्य लोगों की रक्षा कर पाएगा। उसने जेलांग और दूसरों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने के बावजूद जेलांग की बाँह काटने के बारे में सू चेन से बहस करने की जहमत भी नहीं उठाई। वह तुरंत जेलांग और शुली को लेकर चला गया। जेलांग के उस यंत्र पर चढ़ने के बाद उसने ऑपरेटर से नाराजगी से कहा, सर, उस सू चेन को आपकी जरा भी परवाह नहीं है। उसने आपके सामने ही मेरी बाँह काटने की हिम्मत की। यह आपके प्रति सरासर अनादर है, महोदय। उसने प्रभु के अधिकार की अवहेलना की। जेलांग के बोलते ही अचानक उसके घुटने जवाब दे गए और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। ऑपरेटर ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उकसाने से मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा? कि मैं तुम्हें तुम्हारा हथियार बना दूंगा? जेलिंग इतना भयभीत हो गया था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से अपने विचारों को किनारे रखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं कभी ऐसे विचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। महोदय, कृपया मैंने अभी जो कहा उसे नज़रअंदाज कर दें, ये बकवास नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, हम्फ, ऑपरेटर ने ठंडी आवाज़ में कहा। ग्रेट ईगल कंट्री का लाइव स्ट्रीम। जेलांग, ये बेवकूफ़, क्या वो सचमुच 5 महान परिवारों द्वारा भेजे गए जासूस का इस्तेमाल सू चेन से निपटने के लिए करना चाहता है? क्या वो पागल हो गया है? ये तो बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। मीगे की मौत के बाद कौन जाने हमारे महान ईगल देश पर कौन सी बड़ी विपत्ति आएगी। भेड़ियों की भूमि पहले से ही अराजकता में डूबी हुई है।
अरे यार, इस बार तो तीनों पक्षों ने मिलकर सू चेन के खिलाफ साजिश रची। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा था, लेकिन देखो कैसे हमें लोगों को खोना पड़ा और मदद भी मांगनी पड़ी। अरे, धमाका हो गया। दक्षिण पश्चिम में धमाका हो गया। भूकंप आया, जमीन का एक बड़ा हिस्सा फट गया और उसके नीचे से कई जानवर निकले। नहीं, वे जानवर नहीं थे, वे राक्षसी जीव थे। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। क्या मार्शल आर्टिस्ट चले गए हैं? क्या हुआ? आज रविवार है, आज कोई काम नहीं है। धिक्कार है। भूकंप आ रहा है, राक्षसी जानवर हैं और फिर भी काम नहीं मिल रहा। हाँ, हम स्वतंत्र लोग हैं। हुआ हुआ काउंटी के लोग रोने ही वाले थे, क्योंकि उसी क्षण हुआ हुआ काउंटी के तीनों प्रतियोगियों को सू चेन के सामने लाया गया था। तीनों मदद के लिए पुकारना चाहते थे, लेकिन अनुभवी सू चेन ने इस बार उन्हें मानसिक जंजीरों से नहीं बांधा। इसके बजाय उसने मानसिक उड़ने वाली तलवारों का उपयोग करके उनके अलर्ट बटन काट दिए। उन्होंने अपने गले में आपातकालीन बैज लटका रखे थे। असल में जब मी गे की मृत्यु हुई तो वे मदद मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन शानक्यू की चीजों ने आखिरी क्षण में सभी को मदद न मांगने का आदेश दिया, ताकि जेलांग और अन्य लोगों के लिए समय मिल सके और जेलांग और अन्य लोगों को पहले बचाया जा सके। और तब जेलांग और अन्य लोगों को बचा लिया गया, लेकिन वे ज्यादा काम के नहीं थे और अंत में उनके आपातकालीन बटन भी काट दिए गए। उन तीनों के पास मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। हुआ हुआ क्षेत्र के हजारों लोगों ने खून से लथपथ पत्र लिखकर शाही परिवार से शानक्यू की चीजों और अन्य 3 प्रतियोगियों की नागरिकता तुरंत रद्द करने की पुरजोर मांग की। उनका मानना था कि अगर शानक्यू की चीजों और अन्य लोग मर भी जाते हैं तो हुआ हुआ क्षेत्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? अन्यथा वुल्फ कंट्री और ग्रेट ईगल कंट्री में लोगों की मौत के बाद की स्थिति के आधार पर अगर हुआ हुआ कंट्री के 3 प्रतियोगी मर जाते हैं तो वे इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकते। महान ईगल राष्ट्र, महान ईगल देश की चापलूसी करने का यही परिणाम है। हमने बहुत पहले ही कहा था कि तुम्हें महान ईगल देश के पालतू कुत्ते नहीं बनना चाहिए, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। देखो, 3 प्रतियोगी मरने वाले हैं। शंक्यू की चीजों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मौके पर ही सेप्पो को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या और मृत्यु, परिणाम एक ही होता है। क्या हम शाही परिवार से ड्रैगन देश के अधिकारियों से विनती करने के लिए कह सकते हैं कि सू चेन हमारे प्रतियोगियों में से एक की हत्या कम करे? हमारा देश हुआ ऐसे गंभीर परिणामों को सहन नहीं कर सकता। वुलियांग पर्वतमाला में सू चेन ने सबसे पहले शंक्यू की चीजों को मार डाला और फिर 2 उच्च स्तरीय 5वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों, एक पुरुष और एक महिला को छोड़ दिया। पुरुष का नाम कुरामोतो शियुए और महिला का नाम कांडा काजुको था। वे दोनों जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए, खासकर कांडा काजुको, जो इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था और ड्रैगन कंट्री की टूटी फूटी भाषा में लगातार खुद को झुकाकर सू चेन और लिन वानिक्सू से दया की भीख मांग रही थी। हालांकि सू चेन महिलाओं का सम्मान करता था और उनकी रक्षा करता था, लेकिन यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता था। दुश्मनों के लिए, भले ही वे महिलाएं हों, मैं कभी दयालु नहीं बनूंगा। वह उन्हें पीछे छोड़कर सिर्फ स्थिति के बारे में पूछने के लिए चला गया। पत्नी, उन पर नजर रखना। सू चेन सवाल पूछना चाहता था, लेकिन भेड़िया राजा और 2 सिर वाले सांप के बीच लड़ाई से मचे शोरगुल के कारण वह बीच बीच में ही जवाब दे पा रहा था। उन्हें लगा कि इससे उनके प्रश्न पूछने के तरीके पर बहुत असर पड़ा। उसने तुरंत उन दोनों को लिन वानिक्सू के हवाले कर दिया, जो पहले से ही एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर थी, और खुद सीधे 2 सिर वाले सांप की ओर बढ़ गया। 2 सिर वाली नागिन, जिसे भेड़ियों का राजा वश में कर रहा था, क्रोधित थी और उसे अपना क्रोध निकालने का कोई स्थान नहीं सूझ रहा था। उसने देखा कि एक इंसान, जो अभी शुरुआती धुंध के चरण में ही था, उस पर हमला करने का साहस कर रहा था। वुल्फ किंग के एक शक्तिशाली प्रहार को रोकने के बाद उसने तुरंत सू चेन पर हमला कर दिया। उसने सू चेन को मारकर अपना गुस्सा निकालने और जानवरों के झुंड में अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने की योजना बनाई थी। लेकिन अचानक ही वह स्तब्ध रह गया। सू चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक भयंकर बवंडर में बदल दिया और उसे सीधे 2 सिर वाले सर्प के विरुद्ध छोड़ दिया। 2 सिर वाले सर्प ने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके बवंडर को रोक रहा था, तभी सू चेन ने अपने शक्तिशाली वज्रमुक्के से उस पर जोरदार प्रहार कर दिया। शक्तिशाली वज्र मुट्ठी, हर वार में हवा की धारें होती हैं जो किसी भी रक्षा को भेदने में सक्षम हैं। हर एक मुक्के से 2 सिर वाले सांप का एक सिर धड़ से अलग हो गया। फिर उसने 2 सिर वाले सर्प का दूसरा सिर भी फाड़ डाला। बूम बूम बूम, कुछ भूसे और एक आखिरी लात के बाद, जिससे 2 सिर वाला सर्प हवा में उड़ गया, उसका शरीर हवा में ही फट गया। उसका मांस और खून खूनी धुंध में बदल गया, जिसे हवा ने बिखेर दिया। इस भयावह दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। अध्याय 654 सबको मार डालो। सिस्टम रिवॉर्ड 3 और हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है।
धुंध लोक के अन्य राक्षसी जीव वे देखकर आश्चर्य से चीख उठे और मानो उन्होंने किसी भयानक दानव राजा को उतरते हुए देख लिया हो। वे मुड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। उन्हें डर था कि अगर वे बहुत धीरे दौड़ेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन चूंकि वे पहले ही पहुंच चुके थे और सू चेन पहले ही कार्रवाई कर चुका था, तो क्या उन्हें अब भी लगता था कि वे बच निकल सकते हैं। सू चेन का रूप बिजली की एक चमक में बदल गया और उसने भेड़िया राजा से गठबंधन कर लिया। जंगल में समय समय पर दुख भरी चीखें सुनाई देती थीं। कैमरे ओवरलोड होने के कारण सभी दृश्यों को कैद नहीं कर पाए। ड्रैगन किंगडम के पूरे लाइव स्ट्रीम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे हुआन फुक्वान ने एक झटके में फोल्डिंग पंखा खोला और बड़े ही शान से खुद को हवा दी। उनके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान थी। आश्चर्य से बिंग बिंग का मुंह भी ओ के आकार में खुल गया। हमारा सू चेन सचमुच अद्भुत है। कितना भयानक। वह अभी शुरुआती धुंध क्षेत्र में ही है और फिर भी वह उन्नत धुंध क्षेत्र के राक्षसों को हरा रहा है और मध्यवर्ती धुंध क्षेत्र के अन्य राक्षसी राक्षसों का समूह में संहार कर रहा है। सू चेन पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वास्तव में शक्तिशाली हो गया है। बेयर ग्रिल्स चुप रहे, क्योंकि अगर वह बोलते तो निस्संदेह उनकी कड़ी आलोचना होती। निर्देशक जू ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि सू चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह हमेशा से एक अजेय शक्ति रहा है और अपने समान साधना स्तर पर स्वर्ग को भी चुनौती देता है। इसके अलावा लॉर्ड हुआनफू ने पहले ही कहा था कि सू चेन की तुलना में ये राक्षसी जानवर कुछ भी नहीं है। ये जवाबी हमला असाधारण रूप से शानदार ढंग से अंजाम दिया गया। यंग होंगशान ने बड़े उत्साह से कहा, मार्शल आर्ट्स में सू चेन की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं और भविष्य में भी इनकी बराबरी नहीं की जा सकेगी। उनका भविष्य सितारों का सागर होगा। हुआन फुक्वान को अपने दामाद की प्रशंसा सुनकर विशेष आनंद आया। अपनी खुशी में उन्होंने कुछ ऐसा कहा, 5 महान महावंशों और बागी साधकों में भी सू चेन जैसी प्रतिभा को विलक्षण प्रतिभा माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि 5 सबसे महत्वपूर्ण परिवारों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली बच्चे ही सू चेन की बराबरी कर सकते हैं। जैसे ही हुआन फुक्वान ने ये कहा, पूरा दर्शक वर्ग एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सम्राट सू चेन बहुत शक्तिशाली हैं। सम्राट सू चेन दुनिया में अजेय हैं। सम्राट सू चेन शानदार शानदार शानदार। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने मेरे सम्राट सू चेन की अमर 2 सिर वाले सर्प को हराने की क्षमता पर संदेह किया था? क्या वे यहाँ से चले जाएंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। क्या चमत्कार है। चिल्लाना बंद करो। वे शायद अभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भेड़ियों की भूमि और महान चील की भूमि में राक्षसी जानवर प्रकट हो गए हैं। सुरक्षा के लिए कुत्ते का सिर। मुझे इस समय बस खुलकर हंसने का मन क्यों कर रहा है? उन्हें इतनी दयनीय हालत में देखकर मुझे हंसी आ रही है। किसने उन्हें कहा था कि हमारे देवता सू की हत्या करने से पहले 2 बार न सोचें? उनका वर्तमान हश्र उन्हीं की गलती है। राक्षसी जीवों की लहरें जानवरों की लहरों की तरह केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती हैं और सीमाओं को पार नहीं करती हैं। ... सू चेन और वुल्फ किंग ने मिलकर उन सभी राक्षसी जानवरों को मार डाला जो पंचरंगी बैंगनी मोती के फूल के लिए प्रतिस्पर्धा करने आए थे। हर जगह लाशें पड़ी थीं। भेड़ियों का राजा सभी राक्षसी जानवरों को लकड़ी के घर के प्रवेश द्वार तक ले गया। वे आपस में ढेर होकर एक छोटा पहाड़ बना रहे थे। उनके बगल में घुटनों के बल बैठी कुरामोतो शियो और काडोटा काजुको के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वे इतनी पीली पड़ गई थीं कि ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खुद पर पाउडर लगाया हो। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। ये बहुत डरावना था। वे किस तरह के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नेता से टकरा गए थे। उन्होंने सुना था कि सू चेन अद्भुत है, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसका अनुभव नहीं किया था। अब इसे अपनी आंखों से देखने के बाद सू चेन की महानता उनके दिलों में बस गई। यह एक अमिट और भयावह स्मृति बन गई। अन्य राक्षसी जीवों के हस्तक्षेप के बिना सू चेन लिन वानिक्सू के पास लौट आया। भेड़ियों के बच्चों से संक्षिप्त बातचीत के बाद भेड़ियों के राजा ने सू चेन को पंचरंगी बैंगनी मोती का फूल भेंट किया। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको एक निर्णय लेना है। पहला विकल्प, वुल्फ किंग द्वारा आपको दिए गए पंचरंजित बैंगनी मोती फूल को स्वीकार करें। इनाम, झांग दाओलिंग की पंचपृष्ठ स्वर्ण पुस्तक साधना विधि के तीसरे स्तर को एक नामित व्यक्ति को प्रदान करने का अवसर। दूसरा विकल्प, पंचरंगी बैंगनी मोती फूल स्वीकार न करें। पंचरंगी बैंगनी मोती फूल को भेड़ियों के राजा को सौंप दें। इनाम, पाताल लोक के 9 राक्षसों की आभा का 2%। इन 2 विकल्पों को देखकर सू चेन ने सबसे पहले सिस्टम से पूछा, 5 रंगों वाला बैंगनी मोती का फूल क्या है? यह एक ऐसा पौधा है जो राक्षसी जीवों की प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकता है। यदि कोई राक्षसी जीव इसे खाता है तो नर अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ा सकते हैं और मादाएं अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ा सकती हैं। संक्षेप में, इसे खाने से वे अधिक संतान उत्पन्न कर सकते हैं। क्या ये केवल राक्षसी जीवों के लिए ही उपयोगी है? क्या यह मनुष्यों के लिए भी उपयोगी है? ये सिर्फ राक्षसी जीवों के लिए उपयोगी है। यह मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं है। सू चेन घेराबंदी और हत्या का कारण समझ गया था।
जब वह और भेड़िया राजा लौटे तो भेड़िए के बच्चों ने उनके और लकड़ी के घर के बीच इस फूल की रक्षा की थी। अब भेड़ियों का राजा ये फूल उसे भेंट करने के लिए लाया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भेड़ियों के बच्चों को घेर कर मारने आए राक्षसी जानवरों का उद्देश्य इस पंचरंगी बैंगनी मोती के फूल को छीनना था, क्योंकि इसका संबंध उनके प्रजनन से था। चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रजनन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। चूंकि मनुष्यों के लिए इसे खाना बेकार था और इस फूल की रक्षा करते हुए भेड़िए के बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे, इसलिए उनमें से कई खून के तालाबों में पड़े थे, उठने में असमर्थ थे। इसके अलावा दूसरे विकल्प का इनाम 9 हेल्स बीस्ट की आभा का 2% था। हालांकि इस 2% को जोड़ने से 9 हेल्स बीस्ट की आभा का कुल योग केवल 3% ही होगा, लेकिन यह असली आदिम भयंकर जानवर 9 हेल्स बीस्ट को बुलाने के एक कदम और करीब था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे क्या करना है और उसने भेड़ियों के राजा से कहा, ग्रेट वाइट, ये फूल मेरे किसी काम का नहीं है, इसे अपने पास रखो। सू चेन की बातें सुनकर वुल्फ किंग ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा। डिंग, मेजबान, आपके चुनाव के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार, पाताल लोक के 9वें आदिम भयंकर राक्षस की आभा का 2%। मेजबान, बधाई हो, आपके द्वारा चुने गए पाताल लोक के 9वें राक्षस की आभा 3% हो गई है। जब सिस्टम की आवाज़ धीमी पड़ गई तो वुल्फ किंग सिर से पैर तक कांप उठा और 5 रंगों वाले बैंगनी मोती के फूल को अपने मुंह में पकड़े हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके चारों ओर मौजूद भेड़िए के शावक, चाहे वे गंदगी साफ करने के लिए हिल डुल सकते थे या नहीं हिल डुल सकते थे और जमीन पर लेटे हुए थे, सभी ने एक साथ उनकी ओर देखा, फिर श्रद्धा और सम्मान के साथ सू चेन की दिशा में जमीन पर लेट गए और एक साथ भेड़िए की तरह दहाड़ लगाए। आओ आओ आओ। गति बहुत तीव्र थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने सच्चे स्वामी को देख लिया हो, अपनी आत्मा की गहराइयों से उमड़ती भावनाओं और विश्वास के साथ। सू चेन ने भेड़ियों को दूसरे काम करने के लिए भेज दिया और फिर जमीन पर घुटने टेक कर बैठी काडोटा काजुको और कुरामोटो शियो को ठंडी निगाहों से देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दोनों ने शुरू से अंत तक हुई सारी घटना को विस्तार से समझाने की जल्दी की। समुद्र तट पर जैरॉन और उसके समूह के साथ उनकी मुठभेड़ से लेकर जैरॉन और बिकाटा के सहयोग तक, जैरॉन और मिग द्वारा इस फूल की रचना और उसके बाद राक्षसी जानवरों के आकर्षण तक, और इसी तरह की घटनाओं का सिलसिला चलता रहता है। उन्होंने छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज किए बिना सब कुछ बता दिया। हे भगवान, कृपया हमें जाने दो। हम तो तुच्छ लोग हैं, हमारे पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी होती तो वे हमें मार डालते। हे भगवान, कृपया हमें जाने दीजिए। दोनों लगातार जमीन पर लेटकर दया की भीख मांगते रहे। सू चेन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन लिटिल एट उन दोनों को देखकर कुकड़ू 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 करने लगा और वुल्फ किंग के साथ साथ दौड़ने लगा। फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक पंख से उसने उस पंचरंजित बैंगनी मोती के फूल की ओर इशारा किया जिसे वुल्फ किंग ने सावधानीपूर्वक अलग रख दिया था, और दूसरे पंख से काडोटा काजुको और कुरामोटो शियो की ओर, मानो ये कहना चाह रहे हों, ये दोनों बहुत शोर मचा रहे हैं, जल्दी करो और अपने मालिक के लिए इन्हें मार डालो। अध्याय 655। राष्ट्रों ने सू चेन की निंदा करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया। ड्रैगन देश की आधिकारिक प्रतिक्रिया शानदार है। वुल्फ किंग ने मानवीय भाव प्रदर्शित किया, ये सोचते हुए कि ऐसी गंदगी से उसके स्वामी के हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। अब समय आ गया था कि उसके जैसा कोई अधीनस्थ आ गया है। वह तुरंत तोप के गोले की तरह तेजी से निकला, कांडा काजुको और कुरामोटो शियू को अपने साथ घसीटते हुए हवा में उछाल दिया। फिर उसके मुंह से आकाशीय हवा का एक तेज झोंका निकला, जिसने कांडा काजुको और कुरामोटो शियू को पल भर में खून से लथपथ धुंध में बदल दिया, जिसे हवा ने बिखेर दिया। कांडा काजुको और कुरामोटो शियू के ग्रिटो ऑन रिसोनबन एन एल पेरो लकेंटेया से हैबियर देश वेनेसिडो एन लनाडा हुआ कंट्री के लाइव प्रसारण कक्ष में सन्नाटा छा गया। मर गए, तीनों प्रतिभागी मर गए। ड्रैगन देश का पिता इतना क्रूर क्यों है? उसने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। सू चेन एक नीच इंसान है, सचमुच नीच। उसने उन महिलाओं को जाने तक नहीं दिया। हमने उससे बहुत मिन्नतें की। कांडा काजुको और कुरामोटो शियुए ने तो उसके सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। उसने उन दोनों को मार डाला। सू चेन तो जन्म से ही हत्यारा है। हत्या करना गैरकानूनी है। हमें विरोध करना चाहिए। विरोध करना कितनी बेवकूफ़ी है। जल्दी करो और विदेश जाने के लिए विमान पकड़ो। 3 लोग मर गए और अब ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आ रही हैं। हम खुद को भी नहीं बचा सकते। सच कहूं तो ये सब उनकी गलती है। सू चेन ने उन्हें उकसाया नहीं था, फिर भी वे उसके खजाने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वे इसके लायक ही हैं। ये बेहद शर्मनाक है। अधिकारी इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने उन तीनों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुन लिया? वरना मैं अभी अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं रहा होता। ज्वालामुखी फट रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, बाढ़ आने वाली है। दौड़ना। ग्रेट ईगल कंट्री लाइव स्ट्रीमिंग रूम। सू चेन बेहद निर्दयी है। जल्लाद, एक ही झटके में इतने सारे लोगों को मार डाला।
उसकी निंदा होनी चाहिए। जी हाँ, उसने हमारे महान ईगल देश के लोगों को भी मारने की हिम्मत की और जेलांग और अन्य लोगों द्वारा मदद की गुहार लगाने के बाद उसने जेलांग का हाथ तक काट दिया। उसने हुआ देश के तीनों प्रतिभागियों को भी मार डाला। ये सरासर अमानवीय है। उसकी शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। उसने नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। उसे प्रतियोगिता से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसके तुरंत बाद ग्रेट ईगल कंट्री ने वुल्फ कंट्री, हुआ कंट्री और कई अन्य देशों के साथ मिलकर 10,000 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका जारी की, जिसमें आयोजन समिति से सू चेन को अयोग्य घोषित करने और ड्रैगन कंट्री से उसे तुरंत गिरफ्तार करने और जानबूझकर हत्या के आरोप में दोषी ठहराने की जोरदार मांग की गई। ड्रैगन कंट्री लाइव स्ट्रीमिंग रूम। बेशर्म, बदमाश, इन्हीं लोगों ने हमारे ईश्वर और उनकी पत्नी को मारने की कोशिश की थी, और अब जब ईश्वर ने उन्हें मार डाला है तो ये लोग ईश्वर को हत्या का दोषी ठहराना चाहते हैं और उन्हें प्रतियोगिता से बाहर निकालना चाहते हैं। कितनी धृष्टता है। मैंने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। उनमें ऐसा कहने की वाकई बहुत हिम्मत है। कितना घिनौना। भगवान सू ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। इसके अलावा हुआ देश के अन्य 2 प्रतिभागियों को भगवान सू ने नहीं मारा था, उन्हें वुल्फ किंग ने मारा था। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें जाकर वुल्फ किंग से हिसाब बराबर करना चाहिए। जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू हुई तो पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि इस प्रतियोगिता में कोई नियम नहीं है। हत्या की अनुमति है। क्या व्यक्तिगत प्रतियोगिता के दौरान हत्याएं नहीं हुईं? सभी प्रतिभागियों ने पंजीकरण के समय जीवन और मृत्यु के प्रति जिम्मेदारी से मुक्त एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि उन्होंने भाग लेने का विकल्प चुना है, इसलिए जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। Si no puedes permitirte perder, ni se te ocurra matar a mi Dios su por su tesoro. Ahora que hay gente muerta, empiezas a culpar a mi Dios su. ¿Acaso crees que organizas la competencia nacional? ¿Crees que tu familia son dioses? बिल्कुल सही। मैंने कभी इतने बेशर्म लोग नहीं देखे। ड्रैगन देश की आधिकारिक प्रतिक्रिया। सभी को नमस्कार। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ग्रेट ईगल देश, हुआ देश और वुल्फ देश के प्रतिभागी दिवंगत हो गए हैं। ड्रैगन देश के अधिकारियों की ओर से मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हालांकि बिफांग और मीगे की मृत्यु के लिए सू चेन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बिफांग और मीगे ने ही सू चेन को जान से मारने का प्रयास किया था और उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया। इसके अलावा उस समय हम वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन से संपर्क नहीं कर पाए थे, इसलिए उसने जो कुछ भी किया वह वास्तव में जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित था, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। कांडा काजुको और कुरामोतो शियू के बारे में सू चेन सचमुच उन्हें माफ करना चाहता था, लेकिन उन्होंने भेड़ियों के झुंड पर दानवों का हमला करवाया, जिसके परिणामस्वरूप भेड़ियों में कई लोग घायल हो गए। भेड़ियों का राजा अपना क्रोध रोक नहीं पाया और उसने कांडा काजुको और कुरामोतो शियू पर अपना प्रकोप बरसा दिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। हम उसे रोक नहीं पाए और सू चेन भी उसे नियंत्रित नहीं कर सका। आखिरकार भेड़ियों का राजा सू चेन का पालतू नहीं है, वह एक स्वतंत्र भेड़िया है जिसकी अपनी स्वतंत्र चेतना है। आज घटी अनेक त्रासदियों के लिए मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आशा है कि ग्रेट ईगल कंट्री, वुल्फ कंट्री और हुआ कंट्री के नेटिजन्स निराश नहीं होंगे। हिम्मत बनाए रखें और नए दिन का स्वागत करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हम आपका समर्थन करते रहेंगे। आधिकारिक बयान प्रकाशित होते ही ड्रैगन कंट्री के नेटिजन्स उत्साहित हो गए और टिप्पणी करने लगे। ओह, उनकी हालत बहुत खराब है। ये या तो ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी या भूकंप की वजह से हुआ है। मुझे बहुत दुख है। मैं उनकी मदद के लिए दान देने को तैयार हूँ। मैं शुरुआत में 1 पैसा दान करूँगा। मैं भी कुछ दान करूँगा। आखिर इस बार तो बहुत से लोग मरने वाले हैं। ओह, ये वाकई बहुत दुखद है। मैं 2 पैसे दान करूँगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। मेरे पास बस इतना ही पैसा है और मैं इसे उदारतापूर्वक दान कर रहा हूँ। ग्रेट ईगल कंट्री, हुआ कंट्री और वुल्फ कंट्री के सभी नेटिजन्स हिम्मत रखिए। तूफान के बाद इंद्रधनुष हमेशा निकलता है और मुझे विश्वास है कि आप इससे उबर जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं दान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको हौसला बढ़ाने वाले शब्द भेज रहा हूँ। कितनी बड़ी त्रासदी है। मैं आप सभी के लिए एक मोमबत्ती जलाता हूँ। मेरी गहरी संवेदनाएं। स्क्रीन पर मोमबत्ती के आइकन छा गए। सू चेन का घर। जब सू यनुओ और अन्य लोगों ने दूसरे देशों की उन टिप्पणियों को देखा तो वे तुरंत क्रोधित हो गए, लेकिन ड्रैगन देश की आधिकारिक प्रतिक्रिया देखने के बाद वे सभी हंसने लगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल यही तरीका है जिससे इनका जवाब दिया जाना चाहिए। क्या मजिस्ट्रेट घर जला सकते हैं, लेकिन आम लोग दीपक नहीं जला सकते? क्या वे सपना देख रहे हैं? पिताजी कमाल के हैं। उन्होंने अभी अभी पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया और तुरंत ही एक उन्नत धुंध चरण के राक्षस को मार डाला, एक 2 सिर वाले सर्प को, और उन्होंने उसे भी मार डाला। कितने सारे राक्षसी जीव। पिताजी तो अजेय हैं। मैं सचमुच पापा की तरह कूल बनना चाहता हूँ। टिल्ड
पिताजी अभी शुरुआती कोहरे की अवस्था में हैं, लेकिन उनमें अंतिम कोहरे की अवस्था जितनी युद्ध क्षमता है। वुलियांग पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरें। एस मुचो मास सेग्यूरो हॉरर। मामा वाई पापा रेग्रेसरन सानोज वाई साल्वोज। सूजिहान को कुछ सूझा और उसने पूछा, 10 मिनट में बारिश शुरू होने वाली है। हम ड्रैगन की भूमि में तो नहीं हैं, हमें क्या करना चाहिए? मू शेंगी मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। हमारा लोंगचेंग अड्डा भी ड्रैगन देश का हिस्सा है, इसलिए यहाँ भी बारिश होगी। जब तक हम लोंगचेंग अड्डे पर हैं, हम मीठी ओस की बारिश का उतना ही आनंद ले सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, सू जिहान ने खुशी से कहा, क्योंकि उनके वर्तमान स्थान से ड्रैगन की भूमि तक हवाई जहाज से वापसी की यात्रा में 10 घंटे से अधिक का समय लगेगा। अब उन्हें ड्रैगन की भूमि पर वापस नहीं जाना पड़ा और वे लोंगचेंग में ही बारिश का आनंद ले सकते थे। यह एक बहुत ही विचारशील कदम था। सू यूयू ने भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा खाया और खुशी से कहा, बारिश के बाद हमारी औसत जीवन प्रत्याशा में 1% की वृद्धि हो सकती है। ये बहुत बढ़िया है। वह बहुत लंबे समय तक जीना चाहती थी ताकि वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिता सके। उस समय पूरा ड्रैगन देश उल्लास की स्थिति में था और हर कोई अपने फ़ोन निकालकर सड़कों, चौकों आदि की ओर दौड़ रहा था। वातावरण बेहद जीवंत था, क्योंकि हर कोई मीठी ओस की उस चमत्कारी बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 656, ड्रैगन देश की मीठी ओस की बारिश। पूरा देश तालियां बजा रहा है। सूचेन सबसे बेहतरीन है। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में वुल्फ किंग द्वारा कांडा काजुको और कुरामोटो शियुए को खत्म करने के बाद सूचेन और लिन वानिक्सुए ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने चारों ओर देखा, क्योंकि वहां एक भयंकर युद्ध लड़ा गया था, इसलिए बहुत खून था, गंध अप्रिय थी और परिदृश्य भयावह था, जिससे उनकी दृष्टि प्रभावित हो रही थी। सूचेन न तो स्थान बदलना चाहता था और न ही नया आश्रय बनाना चाहता था। इसलिए वह लिन वानिक्सु को लकड़ी के घर की छत पर ले गया और फिर भेड़िया राजा को घायल छोटे भेड़ियों को शांत करने और इलाज कराने के लिए दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा। साथ ही राक्षसी जानवर के मांस को भी दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा। फिर उसने अपने कार्यक्षेत्र से एक उच्च दबाव वाली पानी की बंदूक ली, पानी के स्रोत को कुएं के पानी पर सेट किया और बड़े पैमाने पर धुलाई शुरू कर दी। ड्रैगन कंट्री लाइव स्ट्रीमिंग रूम। गॉडसू सचमुच गॉडसू हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। देखिए, मैं अभी अभी एक और लाइव प्रसारण से लौटा हूं और मैंने कुछ प्रतियोगियों को एक दूसरे का पेशाब पीते देखा। वहीं गॉडसू बड़े आराम से पानी से फर्श साफ कर रहे हैं। कमाल है। उफ, हाँ, मैं भूल ही गया था, कल रात सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हुई थी, इसलिए पहाड़ों का पानी पीने लायक नहीं है। समुद्र का पानी खारा होता है, जितना ज्यादा पियोगे उतनी ही प्यास बढ़ती है। वुलियांग पहाड़ों का मौसम गर्म है। अगर 2 दिन तक पानी न पियो तो शायद इतनी प्यास लग जाएगी कि शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बचेगी। वे सिर्फ पेशाब को ही संरक्षित करके पी सकते हैं, जिसे वे खुद बनाते और इस्तेमाल करते हैं। पेशाब पीने के अनुभव के बारे में हमें ब्रेव से बात करनी पड़ेगी, उसे तो बहुत अनुभव है। ब्रेव उस समय सचमुच कुछ कहना चाहता था, इस उम्मीद में कि वह और अधिक प्रतिक्रिया दे सके और देख सके कि क्या वह कुछ अर्जित कर सकता है, ताकि अंततः वह ड्रैगन की भूमि या इसी तरह के किसी स्थान पर प्रवास कर सके। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सूचेन द्वारा फर्श धोने का काम समाप्त करने के बाद खून की गंध आखिरकार गायब हो गई और आसपास का वातावरण साफ हो गया। वह सहज दिख रहा था। सूचेन लिन वानिक्सु के पास गया और बोला, पत्नी, आज रात हम भुने हुए दानव जानवर का मांस खाने वाले हैं। क्या तुम भुना हुआ गोमांस, जंगली सुअइया मेमना खाना चाहोगी? रोस्ट बीफ, लिन वानिक्सु ने अपना ऑर्डर देते हुए कहा। गोमांस का स्वाद अच्छा था और यह कामोत्तेजक भी था। आज की इतनी महत्वपूर्ण घटना के बाद उसे अपने पति को अच्छी ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता थी। ठीक है, मैं जाकर वो मिड फॉग स्टेज गैंडे के सींग वाला बैल ले आता हूँ। आज रात हम पूरा भुना हुआ बैल खाएंगे, सूचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहने के बाद वह भेड़ियों के राजा के पास गया, विशाल गैंडे को ले आया और उस राक्षसी जानवर का बचा हुआ सारा मांस भेड़ियों के राजा और छोटे भेड़ियों को दे दिया ताकि वे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इस बार लिटिल ब्रदर वुल्फ्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उचित पोषण के बिना उनके लिए अपनी पूरी क्षमता को पुनः प्राप्त करना मुश्किल होगा। मध्य कोहरे की अवस्था से राक्षसी जानवरों का मांस खाने से वे अपने घावों से बहुत जल्दी उबर सकते थे और शायद 1 या 2 छोटे भाई भेड़िए मध्य कोहरे की अवस्था तक भी पहुंच सकते थे। चूंकि इसके शरीर में एक राक्षसी जानवर का सार निवास करता है, इसलिए यह एक उत्कृष्ट टॉनिक है। सूचेन और लिन वानिक्सु आज रात पूरे विशाल गैंडे को खत्म नहीं कर पाएंगे। सूचेन ने मांस को भूनकर अपने कमरे में रखने की योजना बनाई ताकि वे जब चाहें उसे नाश्ते के रूप में निकाल सकें। बाद में वह अपने परिवार को चखने के लिए भी कुछ ला सकता है। वुलियांग पर्वत श्रृंखला के राक्षसी जानवर का भुना हुआ मांस। घने कोहरे के बीच विशालकाय गैंडा बहुत भारी और भारी था। आज मारे गए राक्षसी जीवों में ये सबसे बड़ा था, जिसका वजन 2 टन था।
एक आम इंसान के लिए तो इस विशाल गैंडे को उठाना तो दूर, इसका एक पैर उठाना भी संभव नहीं होगा। लेकिन सू चेन के लिए, जो पहले ही प्रारंभिक धुंध अवस्था में प्रवेश कर चुका था, 2 टन का वजन ज्यादा नहीं था। उसने आसानी से उन्हें उठाकर लकड़ी के घर के बाहर स्थित बड़े पत्थर के पटिया तक पहुंचा दिया। फिर उसने लिन वानिक्सू के साथ मिलकर विशाल गैंडे को धोना शुरू किया। जब सू चेन और लिन वानिक्सू वुलियांग पर्वत श्रृंखला में विशाल गैंडे की प्रक्रिया कर रहे थे, तभी ड्रैगन देश के ड्रैगन शहर में मीटियोस की बारिश आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। पूरा देश खुशी से झूम उठा। उन सभी ने ऊपर देखा और सीधे बारिश का पानी पी लिया। कुछ महिलाएं तो इसे इकट्ठा करने के लिए बर्तन, कढ़ाई और बड़ी बाल्टियां भी ले आईं, और कुछ तो पानी से भरे टब भी ले आईं। वे यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को पकड़ना चाहते थे। यह बारिश का पानी सामान्य बारिश से बिल्कुल अलग था। सामान्य बारिश में हवा में मौजूद धूल के कारण कुछ गंदगी होती है और इसका पीएच स्तर थोड़ा अम्लीय या क्षारीय होता है। आमतौर पर कोई भी बारिश का पानी सीधे पीने की हिम्मत नहीं करता। बेहद अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही कोई बारिश का पानी पीने का विकल्प चुनेगा। संक्षेप में कहें तो साधारण बारिश का पानी स्वाद में अच्छा नहीं होता, लेकिन यह मन्ना रेन असाधारण रूप से मीठा था। इसका स्वाद सुपरमार्केट के बोतलबंद मिनरल वाटर, पहाड़ी पानी, कुएं के पानी या फिल्टर से शुद्ध किए गए पानी से भी बेहतर था। भीड़ में मौजूद लोग आश्चर्य से चीखने लगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई ऊर्जा मिल गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सेहत में सुधार हुआ है। अरे वाह, मेरे कौशल में ये सुधार अविश्वसनीय है। मैं 10 साल से अधिक समय से मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, मार्शल आर्टिस्ट बनने की नींव भी नहीं रख पा रहा था। बारिश के बाद आखिरकार मैंने नींव रख दी है और मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। हा, मार्शल आर्टिस्ट, मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। आखिरकार मैंने कर दिखाया। ये बहुत रोमांचक है। भगवान आपका भला करे। भगवान सू का शुक्रिया, ड्रैगन कंट्री का शुक्रिया, सीसीटीवी का शुक्रिया, आयोजन समिति का शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? वो अचानक एक हाथ से मुझे धक्का कैसे दे सकता है? क्या वो बहुत ताकतवर हो गया है? क्या वो मार्शल आर्टिस्ट बन गया है? मैंने पाया है कि मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक लचीला हो गया है। मैं चेन एरगॉर वापस आ गया हूँ। सू चेन, ड्रैगन कंट्री और आयोजन समिति, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दादाजी अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। वे 1 और साल जी सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि सू चेन लगातार तरक्की करता रहेगा। तरक्की करते रहो। इस मीठी ओस की बारिश के फ़ायदे बहुत बड़े हैं। सू चेन सबसे अच्छा है। ग्रेट ईगल कंट्री लाइव स्ट्रीमिंग रूम। ड्रैगन देश के लोग कितने धूर्त हैं। धिक्कार है, उन्होंने सू चेन के अपराधों को इतनी आसानी से नज़रअंदाज कर दिया। घिनौना, मेरा हिल्टन परिवार, मैं सू चेन को बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। क्या आपके हिल्टन परिवार में कोई असाधारण सदस्य है? अगर नहीं, तो चुप रहना ही बेहतर है। सू चेन अब असाधारण है, और उसने तो एक अंतिम धुंध चरण के राक्षसी जानवर को भी कुचल दिया। भले ही आपके हिल्टन परिवार में सैकड़ों या हजारों ग्रैंडमास्टर हों, आप अकेले सू चेन का मुकाबला नहीं कर सकते। जाग जाओ और सच्चाई को स्वीकार करो। ओह, मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी राष्ट्रीयता ड्रैगन देश में पहले क्यों नहीं बदली। अब जब मैंने देखा कि ड्रैगन देश में मानव वर्षा होती है, तो मुझे ईर्ष्या हो रही है। दूसरों की प्रशंसा करने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। जेलिंग और शुली अभी जीवित हैं। मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही मोक्ष का मार्ग खोज लेंगे और दिव्य लोक में प्रवेश करेंगे। जब वह समय आएगा तो हमारे महान ईगल देश पर भी मीठी ओस की कई बौछारें पड़ेंगी। महान ईगल की भूमि अजेय है। ग्रेट ईगल कंट्री नंबर 1 है। ... अन्य देशों के लाइव स्ट्रीमिंग रूम मीठी ओस की बारिश से ड्रैगन की भूमि के लोगों को मिले अपार लाभों को देखकर ईर्ष्या से भर गए थे। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन और लिन वानिक्सू द्वारा विशाल गैंडे को अच्छी तरह से धोने के बाद सू चेन ने उसे काटने के लिए हड्डी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि विशाल गैंडे में बहुत सारी हड्डियां होती थीं, लेकिन अगर सही जगह का चुनाव किया जाए तो ऐसा लगता था मानो रसोई या डिंग बैल को काट रहा हो। मांस के टुकड़े को अलग करने के लिए हड्डियों को काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पास ही में 8 रत्नों की मुर्गी उत्साह से कुड़कुड़ा रही थी, उसकी चोंच से लार टपक रही थी। अध्याय 657 आयोजन समिति सू चेन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। समिति का गठन। ये सू चेन अविश्वसनीय है। वह अभी मिस्ट दायरे के शुरुआती चरण में है, लेकिन वह उन्नत चरणों में भी दूसरों को मात दे सकता है, और उसने मिस्ट दायरे के मध्य चरण में अनगिनत राक्षसी जानवरों को मार गिराया है। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। शिष्य, तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत छोटी है। मैं अपनी पोती की शादी उससे करवाने की योजना बना रही हूँ और मैं एंजल इन्वेस्टमेंट का एक दौर शुरू करने जा रही हूँ। धिक्कार है, वे बहुत निर्दयी हैं। सू चेन सचमुच असाधारण है। वह बहादुर और भाग्यशाली दोनों है। उसने अनंत पर्वत श्रृंखला में स्थित मृतकों की भूमि में जाने का साहस किया और प्रवेश करने के बाद वह मरा नहीं।
वह जीवित बाहर निकला और आधिकारिक तौर पर पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ऐसी प्रतिभा निश्चित रूप से हमारे हुआ परिवार द्वारा भर्ती किए जाने योग्य है। क्या आपने गौर किया है कि अनंत पर्वत श्रृंखला में सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हैं? मुझे हमेशा थोड़ी बेचैनी होती है। ये काफ़ी संभव है कि सू चेन ने मृतकों की भूमि में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम किया हो जिससे चंद्रमा प्रभावित हुआ हो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सब लोग अपने आप चुप हो गए। पूरी तरह से सन्नाटा तो नहीं था, लेकिन जैसे ही चांद दिखाई देने लगा, हर कोई जानबूझकर बोलना बंद कर दिया, इस डर से कि एक भी गलत शब्द बोलने से उन्हें हमेशा के लिए नरक की आग में जलना पड़ेगा, क्योंकि वह एक अत्यंत भयानक आतंक का अस्तित्व था। उसी समय आयोजन समिति का प्रसारण अनंत पर्वत श्रृंखला में गूंज उठा। ड्रैगन किंगडम के सू चेन को बधाई हो, जिन्होंने मिड स्टेज मिस्ट किंगडम के एक विशाल गैंडे को मार गिराया। ड्रैगन किंगडम के लिए इनाम 100 गुना बढ़ा दिया गया है। 100 मिड स्टेज मिस्ट किंगडम के विशाल गैंडे। नोट: मृत ड्रैगन साम्राज्य के सू चेन को मध्य स्तरीय मिस्ट रियल्म बख्तरबंद लौह दानव को हराने के लिए बधाई। ड्रैगन साम्राज्य के लिए पुरस्कार 100 गुना बढ़ा दिया गया है। 100 मध्य स्तरीय मिस्ट रियल्म बख्तरबंद लौह दानव। नोट: मृत धुएं के राज्य से उन्नत स्तर के 2 सिर वाले सर्प को मारने के लिए ड्रैगन राज्य के सू चेन को बधाई। ड्रैगन राज्य के लिए 100 गुना बढ़ा इनाम। कोहरे के राज्य से 100 उन्नत स्तर के 2 सिर वाले सर्प। नोट: मृत अनंत पर्वत श्रृंखला में आयोजन समिति का प्रसारण सभी प्रतियोगियों के हेडफोन में लगातार गूंजता रहा। विभिन्न देशों के कई प्रतियोगी इन प्रसारणों को सुनकर स्तब्ध रह गए। वे इतने सदमे में थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वे लाइव प्रसारण नहीं देख पाए थे, इसलिए उन्हें सू चेन की ग्रेट ईगल कंट्री, वुल्फ कंट्री और फ्लावर कंट्री के साथ साथ राक्षसी जानवरों के एक समूह के खिलाफ हुई लड़ाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब प्रसारण से मिले निर्देशों को सुनकर वे चकित रह गए। सू चेन, जिसने अभी अभी पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, वह पहले से ही धुंध क्षेत्र के मध्य स्तरीय और उन्नत स्तरीय राक्षसी जानवरों को मार सकता था, और उसने एक ही बार में इतने सारे लोगों को मार डाला। केवल संदेशों की संख्या के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि उसने कम से कम 8 अलौकिक राक्षसी जीवों को मार डाला। ये तो सचमुच बेहद डरावना था। उसकी युद्ध शक्ति भयावह थी। कुछ देशों के कई प्रतियोगी इस बात से दबे छिपे खुश थे कि आधिकारिक आदेश मिलने के बावजूद वे अभी तक सू चेन के ठिकाने तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वह बहुत दूर था। पीछे हटो। सू चेन से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा। वह बहुत खतरनाक है। सू चेन की युद्ध शक्ति अपार थी। भला कौन उसे मारकर उसके खजाने पर कब्जा करने की हिम्मत करेगा? क्या ये मुसीबत और मौत को दावत देना नहीं होगा? उन्हें एक एक करके भगा दिया गया। शेर की भूमि और बाघ की दहाड़ की भूमि के प्रतियोगी उत्साह से झूम उठे। हाँ, ड्रैगन की भूमि के प्रतियोगी तो वाकई ताकतवर हैं। बहुत बढ़िया। सू चेन अविश्वसनीय है। अभी तो उसने ट्रांसेंडेंट दायरे में प्रवेश भी नहीं किया है। मिस्ट दायरे के शुरुआती चरण में ही उसने अपने से ऊंचे दायरे के इतने सारे अलौकिक दानव प्राणियों को मार गिराया है। वह हर दायरे के दुश्मनों को मार रहा है। ड्रैगन लैंड के करीब रहो और तुम्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जल्दी करो और यात्रा करो ग्रेट ईगल कंट्री और अन्य लोगों द्वारा। सू चेन को घेरने से पहले उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करो और सू चेन और उसकी टीम की मदद करो। चलो चलते हैं। उस समय जिलांग और शिवली, जिन्हें श्रमिकों द्वारा दूसरे पहाड़ पर ले जाया गया था, के चेहरे पीले पड़ गए थे। सू चेन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वह अभी धुंध क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही है, और उसने धुंध क्षेत्र के उन्नत चरण के उस 2 सिर वाले सांप को मार डाला जो भेड़िया राजा से लड़ रहा था। जिलांग के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। अपनी नई पट्टी से बंधी और खून से लथपथ बांह को देखकर जिलांग को लगा कि वह मौत से बच गया है। मैं बेहद आभारी था कि मैंने समय रहते अलर्ट बटन दबा दिया था, वरना मेरा भी वही हाल होता जो बिफ और मिग का हुआ। मौत। इसके बारे में सोचते ही वह लगातार भय से कांपने लगता था। शिवली जमीन पर गिर पड़ी, पूरी तरह से अपना संयम खो बैठी, मानो उसने अचानक अपने जीवन का अंत देख लिया हो। क्योंकि उन्होंने सू चेन को गंभीर रूप से नाराज कर दिया था, इसलिए भले ही वे जीवित थे, लेकिन वे एक अनिश्चित स्थिति में रह रहे थे। ग्रैंडमास्टर का स्तर किसी भी पारलौकिक स्तर से बिल्कुल अतुलनीय था। इतना ही नहीं, सू चेन, जिसने अभी अभी मिस्ट क्षेत्र में प्रवेश किया था, उस क्षेत्र के अंतिम चरण के राक्षसी जीवों को भी मार सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा हो। मुझे कहीं भी रोशनी नहीं दिख रही थी। शिवली, तुम्हें क्या लगता है कि सू चेन ने पारलौकिक स्तर तक कैसे पहुंच पाया? जहां तक मुझे पता है, बिना किसी मार्गदर्शक के पारलौकिक स्तर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। अन्यथा व्यक्ति ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर जीवन भर के लिए फंस जाता है, और वह महत्वपूर्ण कदम उठाने में हमेशा के लिए असमर्थ हो जाता है। और एक बार जब आप वह कदम उठा लेते हैं, तो आप खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाते हैं, एक और भी व्यापक और विशाल दुनिया में। जिलांग महान ईगल की भूमि में एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि शिवली सिलाइस की तुलना में कहीं अधिक निम्न थी।
सेलिस परिवार ग्रेट ईगल कंट्री क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक था, एक ऐसा परिवार जो हिल्टन परिवार से भी अधिक शक्तिशाली था। उसे लगा कि शिवली को उससे ज़्यादा जानकारी होगी। शिवली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे। ग्रेट ईगल कंट्री लाइव स्ट्रीमिंग रूम। वैसे सू चेन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या किसी को इसके बारे में पता है? हमें जल्दी बताओ, छुपाओ मत, ताकि अधिकारी जिलांग और बाकी लोगों को सूचित कर सकें। वरना अगर हमारे प्रतियोगी शक्तिशाली स्तर तक नहीं पहुंचे तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। सू चेन अंतिम मुकाबले में उन्हें निश्चित रूप से मार डालेगा। असीम पर्वत श्रृंखला में स्थित दिव्य लोक तक पहुंचने के लिए चुनने का केवल एक ही मार्ग है। सू चेन भी बहादुर है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह वहां जाकर असाधारण स्तर हासिल कर लेगा। ऊपर आओ, जल्दी बताओ, वे किस दिशा में जा रहे हैं? अंतहीन पर्वत श्रृंखला में मृतकों की भूमि। जिलांग ने तुरंत कहा, मृतकों की भूमि? क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ है? अगर जानते हो तो चलो तुरंत वहां चलते हैं। अपनी शक्ति बढ़ाकर ही हम सू चेन को मार सकते हैं और मिग का बदला ले सकते हैं। केवल इसी तरह हम अन्य सभी प्रतियोगियों को हरा सकते हैं, प्रतियोगिता के अंतिम चरण को पार कर सकते हैं और चैंपियनशिप जीत सकते हैं। शिवली ने हताश भाव से कहा, वह अच्छी जगह नहीं है, वहाँ मृत्यु दर 99.99% है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रवाना होने से पहले उनके पूर्वज ने उन्हें यही बताया था। उन्हें निर्देश दिया गया था कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो वे दिव्य लोक में जाने का प्रयास न करें। यदि वे इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत जाते हैं तो परिवार उन्हें 5 महापरिवारों में से किसी एक में भेजने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करेगा। तब उन्हें दिव्य लोक तक पहुंचाने के निश्चित उपाय उपलब्ध होंगे। ये सुनकर जिलांग एकदम चुप हो गया। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाने और एक कश लेने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस बार वह केवल 2 ही चीज़ें ले जा सकता है। वह एक कीमती हथियार और एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर लाया था। अनंत पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसने पाया कि मिसाइल प्रक्षेपणक बेकार था। ये फायर नहीं कर सकता था, और अगर करता भी तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे कोई बड़ा पत्थर फेंकना। यह ऊर्जा के साथ विस्फोट नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उस भद्दी बेकार चीज को फेंक दिया। अध्याय 658। प्रतियोगी पागल हो रहा है और एक असाधारण स्तर तक पहुंचना चाहता है। गैरेंट को सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए वह शिवली के सामने इधर उधर चक्कर लगा रहा था, शांत नहीं हो पा रहा था। अंत में उसने शिवली से पूछा, क्या तुम जानती हो कि मृतकों की भूमि कहाँ है? जिस दिशा में चंद्रमा अस्त होता है उस दिशा में, लेकिन मुझे सटीक स्थान का पता नहीं है। हमें वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा, शिवली ने उत्तर दिया। ठीक है, चलो चलते हैं। हम उस दिशा में चलेंगे जहां चांद अस्त होता है। मैं मृतकों की दुनिया में जा रहा हूं। वैसे भी अगर मैं वहां जाकर सू चेन से नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मृतकों की दुनिया में जाता हूं तो मेरे बचने की कम से कम 0.01% संभावना तो है। गैरेंट ने दांत भींचे, उसका चेहरा दृढ़ था। गैरेंट की बातों से उत्साहित होकर शिवली को लगा कि वह सही कह रहा है। वह तुरंत खड़ा हो गया, उसकी पन्ना जैसी आंखों में आशा की एक किरण जगी। अच्छा, या तो तुम जियोगे या मरोगे। लिनवानिक्सू ने असाधारण क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि उसने मृतकों की भूमि में प्रवेश नहीं किया है। यदि उनमें से कोई एक असाधारण क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता है तो वही जीत जाएगा। इसके अलावा अगर सू चेन सफलतापूर्वक भाग निकलने में कामयाब हो गया तो कौन कह सकता है कि वे दोनों मृतकों की भूमि से भाग नहीं निकल सकते। तब तक दोनों ही असाधारण बन चुके होंगे और सू चेन जैसा साधारण असाधारण व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इस बारे में सोचते ही दोनों को नई ऊर्जा मिली और वे तुरंत उस दिशा में चल पड़े जहां चंद्रमा अस्त होता है। संयोगवश उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ चमक रहे थे। अपनी स्थिति के आधार पर वे ये निर्धारित कर सकते थे कि चंद्रमा किस दिशा में अस्त होता है। उनकी बातचीत का सीधा प्रसारण ग्रेट ईगल नेशन के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर किया गया, इसलिए अन्य देशों के लोगों को जल्द ही एंडलेस माउंटेन रेंज में स्थित एक जगह के बारे में पता चला जिसे लैंड ऑफ द डेड कहा जाता है, जहां कोई व्यक्ति असाधारण व्यक्ति बनने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। उन्होंने एक एक करके ये जानकारी अपने अपने प्रबंधकों को दी और उनसे आग्रह किया कि वे अपने साप्ताहिक संवाद के दौरान इसे अपने प्रतियोगियों तक पहुंचाएं। विश्व के 200 देशों में से कुछ ने अभी तक अपने साप्ताहिक संचार अवसर का लाभ नहीं उठाया था। ये जानकर उन्होंने तुरंत इस उत्कृष्ट अवसर का लाभ उठाते हुए अपने प्रतिभागियों को सूचित किया और उनसे मृतकों की भूमि पर जाने का आग्रह किया। हालांकि शिवली ने दावा किया था कि मृतकों की भूमि में मृत्यु दर बहुत अधिक है, लेकिन सू चेन, जो मृतकों की भूमि में प्रवेश करने वाले 600 प्रतियोगियों में से पहले व्यक्ति थे, 100% सुरक्षित बाहर आ गए। इससे ये पता चलता है कि शिवली का 99.99% मृत्यु दर का दावा झूठ होना चाहिए। क्योंकि यह एक वैश्विक प्रसारण था, इसलिए कही गई कोई भी बात सुनी जानी तय थी।
इसलिए उसने अन्य देशों के प्रतियोगियों को डराने के लिए 99.99% मृत्यु दर का दावा किया, ताकि उनमें भय पैदा हो और वे भी ऐसा ही करें और मृतकों की भूमि पर चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो शिवली गैरेंट को सीधे मृतकों की दुनिया में क्यों नहीं ले गई और इसके बजाय कैमरे पर मृतकों की दुनिया का रास्ता क्यों बताया, ताकि हर कोई उसकी बात को सच मान ले। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर सू चेन एक असाधारण हस्ती बनकर लॉन्ग राष्ट्र में ताजगी भरी बारिश ला सकता है, तो हमारे देश के प्रतियोगी भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे इस ताजगी भरी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। लॉन्ग नेशन के एक सहपाठी ने मुझे बताया कि बारिश में भीगने के बाद वह पल भर में प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बन गया, जो एक ही मुक्के से गाय को मार सकता था। वाकई उसकी लड़ने की शक्ति अविश्वसनीय है। धिक्कार है, लॉन्ग राष्ट्र की आबादी भी बहुत ज्यादा है, 2 अरब से भी ज्यादा। ये ताजगी भरी बारिश पता नहीं लॉन्ग राष्ट्र में कितने मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को जन्म देगी। मुझे ईर्ष्या हो रही है। सू चेन अभी मिस दायरे के शुरुआती दौर में ही है, जबकि हमने मृतकों की भूमि का रहस्य जान लिया है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अभी भी समय है। इस महान युग में निरंतर आगे बढ़ते हुए और नए रास्ते बनाते हुए ही हम मार्शल आर्टिस्टों के इस महान युग के अनुकूल ढल सकते हैं। लॉन्ग नेशन और लॉन्ग सिटी में ताजगी भरी बारिश रुकने के बाद सभी लोग खुशी खुशी गर्म पानी से नहाने के लिए दौड़ पड़े और फिर लाइव प्रसारण देखने के लिए अपने टेलीविजन के सामने लौट आए। इस बार लाइव स्ट्रीम देखना पहले से भी ज़्यादा रोमांचक था और ज़्यादा लोगों ने ध्यान दिया, क्योंकि इससे उनके अपने हितों पर सीधा असर पड़ता था। सू यनुओं की तरफ, हालांकि उनमें से कई लोग पिछली रात सोए नहीं थे, लेकिन बारिश में भीगने के बाद उनकी सारी थकान गायब हो गई और वे सभी ऊर्जा से भरपूर हो गए। दाबाओ और शियाओबाओ, इन दोनों शिशुओं को सबसे अधिक लाभ हुआ। दोनों ने एक एक कक्षा आगे बढ़ गए। दाबाओ प्राथमिक विद्यालय की दूसरी कक्षा में और शियाओबाओ माध्यमिक विद्यालय की दूसरी कक्षा में पहुंच गई। सू युतोंग को कुछ सूझा और उसने जियांग जियांगजेन से पूछा, बड़ी चाची, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? किसी देश में प्रतियोगी द्वारा मदद की गुहार लगाने से उस देश में जानवरों की बाढ़ या अम्लीय वर्षा क्यों हो जाती है? इसके अलावा एक प्रतियोगी की मृत्यु के बाद कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ भयंकर ज्वार भी आते हैं। हालांकि ये राक्षस असाधारण स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और उनकी शक्ति अपेक्षाकृत बहुत कम है, फिर भी वे सामान्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और उन्हें वश में करने के लिए मार्शल आर्टिस्टों की आवश्यकता होती है। आखिर हो क्या रहा है? सू युतोंग ने कई सवाल पूछे। पहले, सभी का ध्यान राष्ट्रीय प्रतियोगिता और अंतहीन पर्वत श्रृंखला में सू चेन की स्थिति पर केंद्रित था, इसलिए उन्होंने इन मामलों पर गहराई से विचार नहीं किया था। जब सू युतोंग ने ये सवाल पूछे तो सू जिहान और अन्य लोगों ने जियांग जियांगजेन की ओर देखा, क्योंकि यहाँ केवल जियांग जियांगजेन ही 5 सुपरफैमिली में से एक से संबंधित थी। बाकी सभी साधारण व्यक्ति थे और सच्चाई से अनजान थे, लेकिन जियांग जियांगजेन, जियांग परिवार की सदस्य होने के नाते, जो इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले 5 सुपरफैमिली में से एक है, उसके पास निश्चित रूप से अंदरूनी जानकारी रही होगी। जियांग जियांगजेन के पास अंदरूनी जानकारी थी। उन्होंने कहा, दरअसल ये ग्रह उतना शांत नहीं है जितना दिखता है। सभी लोग चुपचाप जियांग जियांगजेन की बातें सुनते रहे। इस ग्रह में 2 स्थान हैं। एक स्थान वह है जहां हम वर्तमान में रहते हैं और दूसरा स्थान पृथ्वी के भीतर गहराई में हजारों मीटर नीचे है, जिसे रसातल कहा जाता है। अन्य जातियां रसातल में निवास करती हैं। असीम पर्वत श्रृंखला में दिखाई देने वाले राक्षस, जानवर और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए राक्षस, ये सभी रसातल के ही राक्षस हैं। हालांकि इन्हें सत्ता में बैठे लोगों द्वारा जानबूझकर छोड़ा गया था और इनसे वास्तव में हम मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस विशिष्ट वैश्विक प्रतियोगिता का आयोजन हर 100 साल में केवल एक बार इसलिए किया जाता है ताकि विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन किया जा सके और हमारी पृथ्वी पर मानव जाति की समग्र युद्ध शक्ति में सुधार किया जा सके। ये प्रतियोगिता सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी है और इसका उद्देश्य दुनिया के सभी देशों में से सबसे सक्षम और शक्तिशाली राष्ट्र का चयन करना है, ताकि हमारी धरती और हमारी संपत्ति की रक्षा के लिए उत्कृष्ट योद्धाओं की और अधिक पीढ़ियों को तैयार किया जा सके। शाओ युक्सियू और अन्य लोग आश्चर्य के भावों के साथ सुन रहे थे। खाए, अथाह गहराई में अन्य जातियां भी हैं। मनुष्य कब से रसातल की जातियों के खिलाफ लड़ रहे हैं? सू यनुओं ने गंभीर भाव से पूछा। जियांग जियांगजेन ने कहा, कई साल। मुझे सटीक संख्या तो नहीं पता, लेकिन बहुत लंबा समय बीत चुका है। इतना लंबा समय की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दसियों हजार, यहाँ तक कि लाखों साल पहले की बात है। इतना लंबा समय बीत गया। सू यनुओं ने आश्चर्य से कहा, तो आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? यह एक रहस्य है। वह ये बात कह नहीं सका। सू युतोंग ने पूछा, क्या इसका कारण यह है कि रसातल को दबाना मुश्किल होता जा रहा है? अध्याय 659, पूरी भुनी हुई गाय, गोमांस के अंगों का स्टू, पति, इसमें थोड़ा और मिलाएं, भाग 3। जियांग जियांगजेन ने शराब का गिलास उठाया,
एक घूंट लिया, दिल खोलकर हंसी और बोली, खांसी, इतनी गंभीर बातें क्यों करें? चलो पीते हैं। ज्यादा मत सोचो, हमारी मानव जाति बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा हमारे ऊपर उच्च अधिकारी हैं, इसलिए आपको एबिसल क्लैन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, सू चेन ने पूरे गैंडे का सारा मांस काट लिया है। वानिक्सू ने ग्रिल भी तैयार कर ली है। वे मांस भूनना शुरू करने ही वाले हैं। मैंने बहुत समय से भुना हुआ गैंडे का मांस नहीं खाया है। मुझे आश्चर्य है कि सू चेन के खाना पकाने के कौशल कैसे होंगे। लेकिन कल उसने जो समुद्री भोजन की दावत तैयार की, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसकी पाक कला उत्कृष्ट है। अगर वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश पर प्रतिबंध न होता तो मैं दौड़कर अंदर जाना चाहता और उनके साथ भुना हुआ मांस खाना चाहता। जियांगजेन ने विषय बदल दिया और सबने उस पर दबाव डालना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि उसने शायद अपनी सारी बातें कह दी थीं। जो उसने नहीं कहा था वह शायद सीमित था। वह था, गहराई बहुत विशाल थी और उसकी शक्ति बहुत कम। उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ था। बेहतर यही था कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उस प्रतियोगिता पर ध्यान दिया जाए जिसमें सू चेन भाग ले रहा था। सू यूयू ने मधुर स्वर में कहा, बड़ी चाची, मेरे पिताजी का खाना इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट, दुनिया में सबसे अच्छा। अगर आप कभी मेरे पिताजी के हाथ का बना खाना चखें तो आप प्लेट को पूरी तरह चाट जाएंगी। क्या यह अतिशयोक्ति है? जियांगजेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। खाना खाने के बाद प्लेट चाटना, ये तो कई साल पुरानी कहानी थी, मुझे याद नहीं था। क्या सू चेन का खाना खाने से सचमुच कटोरी को चाटकर साफ करने की आदत पड़ सकती है? सू यनुओ ने हंसते हुए कहा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा टिल्डर, जियांगजेन ने उत्साह से चमकते चेहरे के साथ कहा। चाहे गरीब हो या अमीर, नश्वर हो या अमर, खाने के मामले में हर किसी की उच्च आकांक्षाएं होती हैं। कहावत के अनुसार भोजन और सेक्स मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। स्वादिष्ट भोजन पसंद करना मानव स्वभाव का हिस्सा है। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन गोमांस को कई बड़े टुकड़ों में काट रहा था। उसने अधिकांश गोमांस अपने भंडारण स्थान में रखा। चूंकि उस स्थान पर मांस सुरक्षित रहता था, इसलिए वह जब चाहे उसे निकाल सकता था। चाहे वह इसे उबालना चाहे, भूनना चाहे या हल्का सा पकाना चाहे, उसे हर तरीका ठीक लगता था। गैंडे का कंकाल बहुत बड़ा था। सू चेन ने मज्जा वाली कुछ ही हड्डियां चुनी, फिर इनाम के तौर पर मिली कुल्हाड़ी से उन्हें टुकड़ों में काट डाला। इससे मज्जा वाली हड्डियों का एक बड़ा ढेर तैयार हो गया। वे इसे आज रात में निश्चित रूप से पूरा नहीं खा सकते थे। उन्होंने 6 मज्जा वाली हड्डियां रख लीं और बाकी को अपने भंडार गृह में रख दिया। गैंडे के कंकाल के बाकी हिस्से की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। वह उसे लकड़ी की झोपड़ी से थोड़ी दूर एक जगह पर ले गया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, थोड़ी मिट्टी ढूंढी और उसे उसमें दबा दिया ताकि कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया पनपकर इस खूबसूरत वातावरण को दूषित न कर सकें। कंकाल का काम निपटाने के बाद सू चेन वापस लौटी। तब तक लिन वानिक्सू ने ग्रिल में कोयले को इतना गर्म कर लिया था कि वह लाल हो गया था और उसने ग्रिलिंग फोक से मांस को सीख में पिरोना शुरू कर दिया था। कांटों पर गोमांस के टुकड़े हरी और लाल शिमला मिर्च से ढके हुए थे। इससे न केवल शिमला मिर्च मांस से वसा सोख लेती थी, बल्कि ये देखने में भी बहुत आकर्षक और रंगीन लगती थी। सू चेन के लौटने के बाद उसने मांस काटना जारी रखा। पहले लिन वानिक्सू कबाब के लिए अनाज के दाने के आकार के मांस के टुकड़े काट रही थी, लेकिन अब सू चेन मांस के बड़े बड़े स्टेक के आकार के टुकड़े काटने की तैयारी कर रही थी। इस तरह बाद में खाना ज़्यादा संतोषजनक रहेगा। मांस के टुकड़े काटने के बाद सू चेन ने गैंडे के आंतरिक अंगों जैसे कि आंतें, यकृत, गुर्दे, नसें आदि को धोना शुरू किया। लिन वानिक्सू ने सू चेन को अपने अंगों को धोते हुए देखा और दौड़कर उसके पास गई। उसने सिंक में झांका और कुछ देखकर सू चेन के कान के पास झुककर फुसफुसाया, प्यारे, इसे धो लो, इससे बाद में तुम्हारे शरीर को पोषण मिलेगा। सू चेन ने उसकी नज़र का पीछा किया और अनायास ही चाबुक को देखा। उसने इसे फेंकने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी चाहेगी कि वह इसे खा ले। पत्नी, तुम्हारे पति का शरीर बहुत मजबूत है, उसे पोषण के लिए ये खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन कंट्री का लाइव स्ट्रीम। भगवान, सू और मेरी भाभी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। ये क्या है? बस इतना ही है। बेहतर यही होगा कि आप बच्चे इसे न समझें। मैं अब 20 साल का हो गया हूँ, मैं वयस्क हूँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। हाँ, ये तो चाबुक है। ये कामोत्तेजक है, शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। मैं बैल की चाबुक ढूंढने गया था और फिर मैं शर्म से लाल हो गया। सू यनुओ ने ये देखा और मुंह ढकते हुए हंस पड़ी। माँ तो बिल्कुल विकृत मानसिकता वाली हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या वह आज रात की योजना बना रहा होगा? दूसरी बहन, तुम क्या कह रही हो? सू यनुओ के पास ही खड़ी थी और उसने उसकी धीमी आवाज़ सुनी, लेकिन सू यनुओ की आवाज़ बहुत धीमी थी। सू उसे ठीक से सुन नहीं पाए, बस इतना ही समझ पाई कि उसने माँ कहा।
सू यनुओ मुस्कुराए और बोली, कुछ नहीं। फिर वह सू युतोंग की ओर दौड़ा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। क्योंकि बाकी बहनें बहुत शर्मीली थीं, इसलिए वे उसके और सू युतोंग की तरह खुलकर बात नहीं कर पाती थीं। योजक चिन्ह। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन ने गैंडे के अंगों को धोना समाप्त कर दिया। लिनवानिक्सू उसे जो खाने के लिए देना चाहती थी उसे उसने वहीं दफना दिया। अंगों को धोने के बाद उसने एक फोंड्यू पॉट तैयार किया, पानी को उबालने के लिए रखा, उसमें वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में तैयार किया गया विशेष फोंड्यू बेस मिलाया, उसमें साफ की गई मज्जा वाली हड्डियां रखीं और बर्तन को ढककर उबलने के लिए छोड़ दिया। पानी उबलने के बाद उसने उसमें गोमांस के आंतरिक अंग डाल दिए। फिर वे सब मिलकर बारबेक्यू और हॉट पॉट का आनंद ले सके। इसके बारे में सोचना ही स्वादिष्ट लग रहा था। ये सब निपटाने के बाद सूचेन लिनवानिक्सू के पास उसके साथ मांस भूनने के लिए गई। वह महान कार्यों के लिए जिम्मेदार था। लिनवानिक्सू ने ग्रिल्ड स्टेक का ध्यान रखा, जबकि लिनवानिक्सू ने ग्रिल्ड मांस के छोटे टुकड़ों का ध्यान रखा। हनी, रोस्ट बीफ पर नज़र रखना। मैं आखिर में ऊपर से छिड़कने के लिए कुछ हरे प्याज काट रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है। सूचेन ने आसपास से कुछ हरे प्याज लिए और उन्हें लिनवानिक्सू को धोने के लिए दे दिया। उसने ग्रिल की कमान संभाली, मांस पर तेल लगाते हुए कांटे घुमाए या चिमटे का इस्तेमाल करके स्टेक को पलटा, फिर उस पर अपना खास बारबेक्यू मसाला लगाया। खुशबू तुरंत फैल गई। ड्रैगन कंट्री का लाइव स्ट्रीम। बिंग बिंग ने अनजाने में अपने होंठ चाटे, गहरी सांस ली और कहा, स्क्रीन के माध्यम से भी मुझे भुने हुए मांस की खुशबू आ रही है। मुझे भूख लगी है। ब्रेव ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, मुझे भी भूख लगी है। सू चेन के पास सब कुछ है और वह सब कुछ स्टोर कर सकता है। उसकी स्पेस रिंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये टन भर मांस और ढेर सारा पानी रख सकती है। ऐसी शानदार स्पेस रिंग के साथ जंगल में जीवित रहना लगभग एक छुट्टी का लाइव स्ट्रीम है। एक लजीज खाने का लाइव स्ट्रीम। जब उसने ये कहा तो ब्रेव की आंखों में गहरी ईर्ष्या झलक रही थी। इंटरनेट यूजर्स ने शकरकंद खाना भी शुरू कर दिया। अगर मुझे जीवन में सिर्फ एक बार सूचेन का खाना चखने का मौका मिले तो मैं बिना किसी पछतावे के मर जाऊंगी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे भूख लग रही है। मैं इंस्टेंट नूडल्स बनाने जा रही हूँ। मैं हेलीकॉप्टर से विनती करता हूँ कि वह गॉड सू के रोस्ट बीफ का इतना क्लोजअप शॉट न ले। मैं पागल हो गया हूँ। मैं अपना आपा खोने वाला हूँ। इसे ही तो ईश्वर जीवन कहते हैं। कल समुद्री भोजन की दावत थी, आज पूरी भुनी हुई गाय। जीवन कितना आरामदायक है। अध्याय 660, एक धरती को हिला देने वाली घटना, कुनपेंग खजाने की कला। सू चेन और लिनवानिक्सू ने रात के खाने में एक पूरा भुना हुआ बैल और बैल के अंगों का स्टू खाया और दोनों बहुत संतुष्ट थे। छोटा ओचो भी तब तक खाता रहा जब तक वह फर्श पर लौटने नहीं लगा, और उसने तभी खाना बंद किया जब वह सचमुच और नहीं खा सकता था। जब से वुल्फ किंग ने सू चेन द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट मांस का स्वाद चखा, तब से उसे कच्चे मांस का स्वाद ही नहीं रहा। इसलिए उसने सारा कच्चा मांस अपने छोटे भाइयों में बांट दिया और खुद सू चेन से भुना हुआ मांस लेने के लिए निकल पड़ा। सू चेन पहले ही प्रारंभिक कोहरे के चरण में प्रवेश कर चुका था, इसलिए मध्य कोहरे के चरण से भुना हुआ गोमांस खाने के बाद हालांकि उसके स्तर में सुधार नहीं हुआ, लेकिन दिन भर की थकान पूरी तरह से गायब हो गई। ऊर्जा से भरपूर लिनवानिक्सू को ऐसा लग रहा था मानो वह सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर स्तर के करीब पहुंच रही हो। उसने सू चेन से प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रिय, इस मध्य धुंध स्तर के दानव जानवर के मांस की ऊर्जा अपार है। ये कल खाए गए समुद्री भोजन से भी अधिक शक्तिशाली है। क्यों न हम अगले कुछ दिनों तक हर दिन गोमांस खाएं। वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और सू चेन से बहुत पीछे नहीं रहना चाहता था। ठीक है, सू चेन ने स्नेहपूर्वक कहा। हालांकि वे गोमांस खाने वाले थे, लेकिन वह इसे कई तरह से तैयार कर सकता था जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उसकी पत्नी वानिक्सू इससे कभी ऊब न जाए। रात के खाने के बाद दोनों लकड़ी के घर के चारों ओर टहलने गए। टहलने के बाद वे वापस अंदर चले गए। लकड़ी के घर के अंदर पहुंचते ही लिनवानिक्सू ने निजता के लिए सभी खिड़कियां बंद कर दीं। इस तरह लाइव स्ट्रीम देखने वालों को उनकी कही या की गई कोई भी बात दिखाई नहीं देगी। पतिदेव, क्या आज संक्रमण स्थल पर जाते समय आपको चोट लगी थी? क्योंकि जब सू चेन पहली बार संक्रमण स्थल से निकली तो समय कम था और भेड़िया राजा उन्हें सीधे लेकर भाग गया, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। बाद में लकड़ी के घर पहुंचने के बाद लिटिल ब्रदर वुल्फ को घेर लिया गया और सू चेन ने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया, और यह सब दुनिया भर में लाइव प्रसारित हो रहा था, इसलिए उसने पूछा नहीं था। अब जब वे लकड़ी के घर में थे तो वह आखिरकार पूछ सकता था। नहीं, ट्रांजिशन प्लेस में बहुत तेज विकिरण है और चंद्रमा विशेष रूप से पास है, जिससे भयानक दृश्य बनता है। हालांकि आपके पति ने विकिरण रोधी सूट पहना हुआ था, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा आपके पति को ट्रांजिशन प्लेस में कुछ कीमती खजाना भी मिला है। इतना कहकर सू चेन ने ट्रांजिशन प्लेस से प्राप्त की गई कीमती कलाकृति हड्डी को अपने भंडारण स्थान से बाहर निकाला।
जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसने विशेष रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस कीमती हड्डी को कलाकृति से सुरक्षित रूप से बांध दिया और उसे भागने से रोक दिया। उस कलाकृति की अपार आध्यात्मिक शक्ति के कारण उसकी कीमती हड्डी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिन वानिक्सू ने कई अस्पष्ट प्रतीकों से ढकी हुई कीमती हड्डी की कलाकृति को देखा और धीमी, आश्चर्यचकित आवाज में पूछा, पतिदेव, यह क्या है? डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको फैसला लेना होगा। पहला विकल्प, लिन वानिक्सू को बताएं कि यह एक कुनपेंग खजाना हड्डी है। इनाम, मेजबान इस खजाना हड्डी पर अंकित प्रतीकों और इस पर दर्ज कुनपेंग खजाना कला की साधना की गुप्त विधि को समझ सकेगा। दूसरा विकल्प, लिन वानिक्सू को मत बताना कि यह कुनपेंग की एक अनमोल हड्डी है। इनाम, मेजबान को 100% ग्रैंडमास्टर स्तर तक सफलतापूर्वक अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में दिव्य भाला, बहुमूल्य कलाकृति, उद्धरण चिन्ह। पहले विकल्प ने कुनपेंग खजाने की कला को पुरस्कृत किया। यह अनमोल हड्डी, एक कलाकृति, वह खजाना था जिसे उसने मृत्युस्थल में खोजा था। इसके अलावा अगर वह शतरंज का विशेषज्ञ नहीं होता और उस अंतिम चरण को हल नहीं कर पाता तो वह इस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाता। उस समय सिस्टम ने केवल इतना कहा था कि उसने क्रॉसिंग प्लेस पर एक खजाना खोजा है। खजाना कहाँ था और उसे कैसे प्राप्त किया जाए, यह उसकी किस्मत और कौशल के कारण ही संभव हो पाया। इसके अलावा कुनपेंग एक भयंकर प्राचीन जानवर है। झरने पर देखी गई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुनपेंग की शक्ति अपार है। इसलिए कुनपेंग खजाना कला एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजाना कला होनी चाहिए। दूसरे विकल्प का इनाम मौजूदा दिव्य भाले को अपग्रेड करने की क्षमता थी। जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र के लिए एक बहुमूल्य कलाकृति। अब जबकि वह पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, एक बहुमूल्य ग्रैंडमास्टर स्तरीय कलाकृति का उपयोग करना निश्चित रूप से कुछ हद तक व्यर्थ था, लेकिन उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की घातक क्षमता हाथापाई की लड़ाई से कहीं अधिक मजबूत थी। फिलहाल उस मूल्यवान कलाकृति को अपग्रेड न करना अभी भी स्वीकार्य था। और कुनपेंग ट्रेजर आर्ट की बात करें तो अगर मैंने यह अवसर गंवा दिया तो मुझे नहीं पता था कि यह पुरस्कार विकल्प फिर कब दिखाई देगा। इसके अलावा उनकी पत्नी उनसे पूछ रही थी कि वह कीमती कलाकृति वाली हड्डी क्या है, और वह उन्हें सीधे ये भी बताना चाहते थे कि यह कुनपेंग खजाने की हड्डी है, ताकि उन्हें पता चले कि उनका पति कितना अद्भुत है। इसलिए उसने तुरंत अपने मन में एक निर्णय ले लिया। उसने लिन वानिक्सू से कहा, पत्नी, ये प्राचीन भयंकर जानवर कुनपेंग की अनमोल कलाकृति हड्डी है। डिंग, मेजबान, आपके चुनाव के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार, कुनपेंग खजाने की हड्डी पर अंकित प्रतीकों की पहचान करने की विधि और उस हड्डी पर अंकित कुनपेंग खजाने की कला को विकसित करने की गुप्त विधि। मेजबान, क्या आप अब इन प्रतीकों की पहचान करना चाहेंगे? पहचान करना। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसके सामने मौजूद सुनहरी रोशनी बिखेरती हुई कीमती हड्डी पर खुदे हुए अत्यंत स्पष्ट अक्षरों ने एक बार फिर उसका ध्यान आकर्षित किया। वह हर एक अक्षर को ऐसे समझ गया मानो उसने उन्हें बिना किसी शिक्षक के सीखा हो। उस पर जो उत्कीर्ण किया गया था, वास्तव में वह कुनपेंग खजाने की कलाकृति थी। अच्छा, कुनपेंग खजाने से मिली यह कलाकृति वाकई बेहद प्रभावशाली है। खजाने के इस तकनीकी आक्रमण के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति के हमलों से सू चेन को अगर जीवन पृथ्वी क्षेत्र में किसी पारलौकिक शक्ति से भी लड़ना पड़े तो भी उसे हराने का पूरा भरोसा होगा। जहां तक दीपक प्रकाश के साम्राज्य की बात है, मुझे उन्हें पूरी तरह से कुचलने का पूरा भरोसा था। मेजबान, क्या अब आप कुनपेंग खजाना कला की गुप्त विधि का अभ्यास करना चाहेंगे? खेती करो। दूसरों के लिए किसी मार्शल आर्ट या खजाना तकनीक को सीखने में बहुत समय और मेहनत लगती है और वे असफल भी हो सकते हैं, लेकिन उसने एक साधारण से चुनाव से कुनपेंग खजाना कला को सफलतापूर्वक सीख लिया। एक सिस्टम का होना वाकई अद्भुत है। महज कुछ ही सेकंडों में कुनपेंग खजाने की कला उनके दिमाग में इस तरह विकसित हो गई मानो उन्होंने दशकों तक इस कला का अभ्यास किया हो, जिससे वे इसके उपयोग में विशेषज्ञ बन गए हों। आंखें खोलते हुए उसकी आंखों के सामने बिजली की एक चमक कौंधी और उसके पीछे एक अद्भुत घटना प्रकट हुई। सीटी सू चेन के शरीर से एक हल्के नीले रंग का कुनपेंग का प्रेत उठा, लकड़ी के घर से बाहर निकला, आकाश और सूर्य को ढक लिया और सीधे 9 स्वर्गों की ओर बढ़ गया। कुनपेंग की चीख से आसपास के जानवर कांप गए और वे जमीन पर लेट गए। भेड़ियों के राजा के पैर कांपने लगे, लगभग घुटनों के बल गिरने ही वाले थे, लेकिन वह दृढ़ता से खड़े रहे क्योंकि उन्होंने केवल अपने स्वामी को प्रणाम किया था। हालांकि अन्य छोटे भाई भेड़िए अपनी वंश परंपरा के कारण इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके और तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। ड्रैगन कंट्री का लाइव स्ट्रीम बुरी तरह से हिल गया, मानो धमाका हो गया हो। हे भगवान, ये क्या है? मैं सोने ही वाला था कि अचानक मेरे कंप्यूटर स्क्रीन से नीली रोशनी निकली, जिससे मैं चौंक गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये भगवान के लकड़ी के घर से आ रही थी। ये हमारे ड्रैगन देश की पौराणिक कथाओं का दिव्य जानवर है, कुनपेंग। पंखों वाला वेल का शरीर, ये तो निश्चित रूप से कुनपेंग ही होगा। हे भगवान, भगवान सू ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया। भगवान सू लकड़ी के घर में क्या कर रहे हैं? क्या वे किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं?
लाइव प्रसारण कक्ष में बैठे हुआन फुक्वान इस दृश्य को देखकर सुखद आश्चर्य से तुरंत खड़े हो गए और उत्साहपूर्वक बोले, ये तो। उसने झट से अपना मुंह ढक लिया, जिससे वह कुनपिंग खजाने की कला शब्द बोलने से बच गया। इसके बाद वह लाइव ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर भागा, अपना फ़ोन उठाया और ओल्ड बाई को फ़ोन किया।